फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आरती। चलिए, आज की जो क्लास है ये आपका BGDG 172 का है। ले लेते हैं। और इसका ये फर्स्ट वीडियो है क्योंकि पिछली बार मैंने अभी तक इस सब्जेक्ट को आपके पढ़ाया नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट रखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका BGDG 172 है, यानी जेंडर संवेदीकरण, संस्कृत, समाज और परिवर्तन। ठीक है, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें ब्लॉक बहुत ज्यादा हैं। अगर हम यहाँ पे ब्लॉक की बात करते हैं तो 6 ब्लॉक इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो एक ही वीडियो में पूरा ब्लॉक हम लेंगे। अब जेंडर संवेदीकरण, संस्कृत, समाज और परिवर्तन में ब्लॉक 1 जो है वो जेंडर की अवधारणा का निर्माण है। ठीक है, जेंडर की अवधारणा, जेंडर का अर्थ क्या है, जेंडर कहाँ से निकल के आया, क्यों जरूरी है, सभी चीजें हैं। फिर सेकंड ब्लॉक में जेंडर और परिवार देखेंगे, जेंडर और कार्य थर्ड ब्लॉक में, फोर्थ में स्वास्थ्य और जेंडर, जेंडर कानून एवं समाज फिफ्थ में, सिक्स हो जाएगा जेंडर प्रतिनिधित्व एवं मीडिया। तो चलिए शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ब्लॉक 1 ले लेते हैं, जेंडर को संकल्पबद्ध करना। ब्लॉक 1 है आपका जेंडर को सही संकल्पनाबद्ध करना। ठीक है ना, अवधारणा देना, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से जेंडर है जो ये शब्द एक आया। ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, इसको हम यहाँ से लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा और वो समझ में भी आ जाएगा। तब तक आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर जब जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर का मतलब क्या होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जनरली एक ही वर्ड को, एक ही शब्द को बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं। जैसे जेंडर और लिंग, जेंडर का मतलब लिंग हो जाता है, हम लोग कह देते हैं, और जनरली सेक्सुअल से सेक्स से ले लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर है, दोनों की परिभाषाएं और दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है, बहुत डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए इस चीज को समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। चलिए मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको देख सके। ठीक है, ओके, राइट। चलिए ठीक है। तो अब देखिए, ये जो लिंग यानी सेक्स क्या है या जेंडर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर है, लेकिन हम लोग जनरली उसे कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे इसके अंतर को थोड़ा सा समझते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि लिंग यानी सेक्स और जेंडर, तो ये जो एक इनमें अंतर देखा जाता है, तो जो मेन अंतर निकल के आता है वो, क्योंकि ये पुरुष और महिलाओं के लिए हमें पता है, मेल फीमेल के लिए वर्ड यूज किया जाता है, इन्हीं से इनकी पहचान होती है। तो सबसे बड़ा जो अंतर निकल के आता है वो निकल के आता है जीव वैज्ञानिक अंतर। कौन सा अंतर? जीव वैज्ञानिक अंतर का। ठीक है ना। तो मनुष्य या तो एक पुरुष के रूप में पैदा होगा या स्त्री के रूप में पैदा होगा, यही तो जीव वैज्ञानिक अंतर है ना। या तो पुरुष होगा या स्त्री होगी, इन दोनों, यही इनका जेंडर, यही इनका सेक्स कहलाता है, यही इनका लिंग कहलाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों की एक बहुत छोटी संख्या ऐसी में पुरुष और स्त्री भी मिश्रित शरीर रचना पाई जाती है। मतलब इन दोनों के बीच की भी एक श्रेणी है। ठीक है। मतलब ना तो वो पुरुष होते हैं और ना ही स्त्री होते हैं, दोनों का मिक्सअप होते हैं। तो स्त्री और पुरुष के जीव वैज्ञानिक अंतर जो होते हैं, यानी कि जीव वैज्ञानिक अंतर को अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो क्रोमोसोम्स के द्वारा पहचाने जाते हैं। जो अंतर ये पाए जाते हैं मेल फीमेल वाले, जो ये लिंग पहचाने जाते हैं पुरुष और महिला वाले, ये क्रोमोसोम्स, यानी पुरुष क्रोमोसोम जिसको EXY और स्त्री क्रोमोसोम XX, यानी पुरुष में क्रोमोसोम जो होता है XY होता है और स्त्री में जो होता है वो XX होता है। और इन्हीं की वजह से जो जननांग होते हैं, बॉडी पार्ट जो हमारे होते हैं, हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं, इनमें लक्षण दिखाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम्स की वजह से। तो लिंग परिवर्तन करने के लिए जो चिकित्सीय हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, कभी कभी जब लोग अपना सेक्स, अपना जेंडर, अपना लिंग बदल लिया, लड़का से लड़की, लड़की से लड़का बन गया, तो यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ती है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो जो लिंग सेक्स होता है, इसके विपरीत जो है जेंडर की निर्मित सामाजिक रूप से होती है। अब देखिएगा यहाँ पे आप एक तो पहली बात की, दोनों में अगर देखोगे तो जीव वैज्ञानिक तो है ही है। ठीक है ना। साइंस से उत्पत्ति हुई है, वैज्ञानिक से उत्पत्ति हुई है, जो जन्मजात मिलती है, पैदा होने के साथ ही पता चल जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है, उसका लिंग क्या है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिंग सेक्स की बात करते हैं तो ये तो जीव वैज्ञानिक है। लेकिन अगर हम जेंडर की जब बात करते हैं, मैंने कहा कि दोनों में डिफरेंसेस है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो वो सामाजिक रूप से निर्मित होता है। आप समझिएगा कि जेंडर क्या है। जेंडर का मतलब ये होता है समाज के द्वारा जो धारणाएं बना ली जाती हैं, ठीक है ना,
वो है। तो समाज जेंडर को निर्मित करता है, और जो लिंग और सेक्स होता है वो जीव वैज्ञानिक के माध्यम से क्या किए जाते हैं, आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जब एक शिशु जन्म लेता है तो किस प्रकार ये सामाजिक निर्मित घटित होती है, उसके साथ में परिवार, समाज और अन्य सामाजिक आर्थिक प्रथाएं होती हैं, और शिशु के सेक्स के आधार पर वहां पर उनके साथ भेद करना स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर वो मेल हो गया तो उसको शर्ट पैंट पहनाए जाएंगे, लड़कों की तरह रहना सिखाया जाएगा, बाल छोटे किए जाएंगे, उनमें ऐब, रुतबा, अधिकार वाली चीजें, मर्दाना वाली चीजें सिखाई जाएंगी। लेकिन वहीं पे जब लड़कियां हो जाती हैं तो उनको शर्म, हया, लज्जा, अपने आप को घूंघट में, कपड़ों से बिल्कुल ढका हुआ, इस तरह की चीजें सिखाई जाए, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा, काम काज घर के सिखाए जाएंगे। ये जेंडर कहलाता है, ठीक है ना। तो ये विभेद होता है, ये अंतर होता है कपड़े पहनने, व्यवहार में, है ना, सामाजिक भूमिका में। लड़के चार लोग के साथ में बातें कर सकते हैं लेकिन लड़कियां नहीं कर सकती हैं, उनकी स्थिति, उनकी पहचान की जिम्मेदारी होती है। तो जेंडर जो होता है वो समाज निर्मित होता है, और लिंग जो होता है वो साइंस यानी कि वैज्ञानिक निर्मित होता है, ठीक है। ये फर्क होता है लिंग और जेंडर में, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया ना। यहाँ पे उदाहरण भी दिया है, आप चाहो तो आप इसे देख सकते हो कि क्या फर्क होता है इन दोनों में, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अब आगे देख लेते हैं इसमें और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इतना समझ में आ गया ना कि जेंडर वैसे है कि जेंडर की जो निर्मित होती, जेंडर जो बनाए जाते हैं वो अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीकों से किए जाते हैं, ठीक है ना, राइट। यानी लोग मुख्य रूप से उन भूमिकाओं पर ध्यान देते हैं जिन्हें निभाने की उम्मीद महिला और पुरुष से की जाती है। तो जब एक बालक और बालिका पर ऐसी भूमिकाएं लाद दी जाती हैं तो समाजीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हो जाती है कि बालक ये करेगा, बालिका ये करेगी, ठीक है ना। ये चीजें होती हैं। और बच्चा जो होता है समाज से जब जन्म लेता है तो घर में पहले अपने फैमिली से, पेरेंट्स से सीखता है, फिर अपने परिवार में आता है, परिवार के बाद आजू बाजू, आस पड़ोस, मोहल्ले वगैरह से सीखता है, फिर स्कूल जाता है तो स्कूल में सीखता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसमें समाजीकरण की प्रक्रिया होती है। तो विभेदों में क्या शामिल है, किस आधार पर उनके साथ अंतर किया जाता है, विभेद का मतलब किस आधार पर अंतर किया जाता है, ठीक है ना। तो जो पहला अंतर होता है वो उत्पादक और दूसरा पुनरुत्पादक। यानी कि विभेद में दो चीजें शामिल होती हैं, एक उत्पादक शामिल होता है, दूसरा पूर्ण उत्पादक शामिल होता है, ठीक है ना। भुगतान वाले और बिना भुगतान वाले कार्य, ठीक है ना। तो उत्पादक और पुनरुत्पादक भूमिकाएं, भुगतान वाले, बिना भुगतान वाले कार्य, शक्ति संबंध, राजनीति, ये विभेद में होते हैं, ठीक है ना। जैसे उत्पादक का मतलब क्या हो गया, अगर हम लिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे फीमेल, प्रजनन की क्षमता उनमें होती है, बच्चों को पैदा करती हैं, तो उत्पादक में हो गया, ठीक है ना। फिर भुगतान वाले, बिना भुगतान वाले कुछ ऐसे काम होते हैं जो मेल कर सकते हैं लेकिन फीमेल्स नहीं कर सकती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो फीमेल्स कर सकती है तो मेल नहीं कर सकते हैं। शक्ति संबंध और राजनीति भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। लड़कियां हैं राजनीति में जाएंगी और उनमें इतनी साहस कहाँ है, गुंडे से लड़ ले, उनमें साहस कहाँ है, वो एरोप्लेन चला ले। ये जेंडर जो पहले टाइम में होता था अब नहीं होता है, लेकिन अब भी बहुत जगह ये देखने को मिलता है, ठीक है ना, राइट। तो पुरुषों और महिलाओं की विद्यमान भूमिकाओं के बीच जो संबंध होते हैं उनको विखंडित करता है, उनको तोड़ता है, और इनको जेंडर भूमिका और कोडों पर सवाल उठाए जाते हैं। चलिए, तो ये देख लिया आपने। जो जेंडर में यदि लिंग और जेंडर के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। मैं जो सामाजिक संरचनाएं होती हैं जेंडर की अगर बात करते हैं तो जेंडर में महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून होते हैं, सीमित होते हैं, पाबंदियां उनमें होती हैं। घर के अंदर एक कुछ भूमिकाएं, कुछ लिमिटेशन जो है तय कर दिए जाते हैं, उसके अंदर उनको जीवन निर्वहन करना होता है। प्रजनन का काम, फिर पुनः प्रजनन का काम, है ना। तो ये होती है, घर की देखभाल करना, पालन पोषण करना, खाना पीना बनाना, ये सब भी जेंडर के अंतर्गत आ जाएगा जो महिलाओं के ऊपर थोपे जाते हैं। तो महिलाओं को एहसास दिलाया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ उनकी जो जरूरतें, उनकी जो भूमिका, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उत्पादन तक है, सामुदायिक भूमिकाओं तक ही है, ठीक है ना, राइट। चलिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन तैयार हो गए। एक तो जेंडर और लिंग से क्वेश्चन आता है तो आप बड़े आराम से इसको लिख देंगे। पुरुष या स्त्रीत्व के बारे में क्वेश्चन आता है, आगे भी पढ़ेंगे, तब भी आप इसको लिख सकते हैं। और साथ में यदि महिलाओं की उत्पादकता के बारे में, उत्पादन के बारे में, प्रजनन के बारे में आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब ये देख लीजिए। चलिए, ओके। जैसे यहाँ पे कुछ जेंडर दिए हुए हैं, आप इसमें विभेद करना चाहें कि लिंग और जेंडर में तो आप कर सकते हो। महिला और पुरुष का दिया, महिला परतंत्र होती है, पुरुष स्वतंत्र होता है। महिला को कमजोर माना जाता है, पुरुष को शक्तिशाली, इसको अक्षम और ये सक्षम होता है। कम महत्वपूर्ण माना जाता है, इनको अधिक महत्वपूर्ण पुरुषों को माना जाता है। ये भावुक होती है, तार्किक होते हैं, परिपालन करने वाली, आज्ञा का पालन करने वाली, और ये निर्णय लेने वाले, जो निर्णय लेते हैं उनको ये पालन करना ही करना होता है ना। ये कमाने वाले होते हैं, कमा के लाते हैं, तो महिलाएं घर की
देखभाल करती हैं। ये नेता बन जाते हैं, सिर्फ इनका समर्थक कर सकती हैं, ठीक है ना। बहादुर होते हैं, थोड़ा भयग्रस्त होती हैं, डरपोक होती हैं, आक्रामक होते हैं पुरुष, तो शांति बनाने वाली महिलाएं होती हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके लिए, ठीक है ना। तो जेंडर भूमिकाएं क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि जेंडर भूमिकाओं से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, ठीक है ना। किससे, जेंडर भूमिकाओं से एक क्वेश्चन तो 100% पूछा ही पूछा जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जेंडर भूमिकाओं का संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जैसे पहले कहा है कि जेंडर भूमिकाओं का मतलब क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो लिंग होते हैं, सेक्स होता है, वहां पे जीव वैज्ञानिक अंतर पाया जाता है, और जो जेंडर होता है वो सामाजिक समाज की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। यानी कि सामाजिक समाज की वजह से, समाज की बदलती भूमिकाओं की वजह से, समाज की वजह से उसका निर्माण होता है। तो यहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो होते हैं उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, कुछ उनकी भूमिकाएं होती हैं, उनको जिम्मेदारियां दी जाती है, उन्हीं से पहचाने जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। और जो ये कारण होते हैं वो लैंगिक अंतरों के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, वो जेंडर के कारण होते हैं। महिलाओं को नीचे, पुरुष को ऊपर रखना, ये जेंडर होता है। लैंगिक नहीं कि वो स्त्री है इसलिए, वो एक जेंडर फिक्स कर दिया गया है, समाज के द्वारा ही थोप दिया गया, रूढ़वादी जिसको बोलते हैं। पहले से किंवदंतियां बन गई हैं औरतों के बारे में, वही उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो एक सामाजिक निर्मित है, समाज के द्वारा बनाया गया है, एक नियत तय कर दी गई है कि औरतों को ये काम करने ही करने, इस दायरे में रहना ही रहना है, ठीक है ना। तो आसपास की जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसके आधार पर भी इनकी भूमिकाएं समाज में अलग अलग होती हैं। तो जेंडर भूमिकाओं की मांग है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए नियत की गई गतिविधियां इन अलग अलग अनुभूतियों पर आधारित हो, यानी कि जो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं उनके आधार पर इनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और इसी प्रकार भूमिकाओं के अंतर पुरुषों और महिलाओं को अलग अलग पेशे चुनने की तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना, राइट। जैसे मान लीजिए जनरली आप देखिए बहुत से ऐसे काम होते हैं, वर्क होते हैं, सिर्फ महिलाएं कर सकती हैं और जेंट्स नहीं कर सकते हैं, उसी तरह जेंट्स कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती हैं। तो वो उनके कौशल पर आधारित होते हैं। जनरली बोलते हैं ना कि यार लेडीजों को टीचर बनना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत आरामदायक होता है। ऐसा नहीं होता है, आरामदायक होता है, ठीक है, मानते हैं स्कूल में बैठ के रह के पढ़ाना होता है। एक्चुअली क्या है कि एक जगह पे रहना होता है। आप एक बार स्कूल पहुंच गए तो आप जाके 6-7 घंटे बाद ही स्कूल से निकलोगे, तो आप एक जगह पे हो, आप स्कूल में हो, तो ये माना जाता है कि वहां पे टीचर और लेडीज भी बहुत सारी होती हैं, जेंट्स भी होते हैं, तो आप वहां पे सेफ हो, है ना, ठीक है ना। बहुत कम टाइम आपको बाहर रहना पड़ता है, नाइट वर्क नहीं करना पड़ता क्योंकि स्कूल डे में होती है। ये जेंडर वाली बातें हो जाती हैं, ठीक है ना। तो व्यापक रूप से यदि हम देखते हैं, विस्तार रूप से हम देखते हैं, तो कहा जाए तो पुरुषों की भूमिकाएं जो होती हैं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी हुई होती हैं, और जबकि महिलाओं की भूमिकाएं जो होती हैं, अब आर्थिक गतिविधियों से मतलब बिजनेस करना, राजनीति में जाना, बाहर नेतृत्व करना, ये सभी चीजें पुरुषों के लिए हो जाता है। और महिलाओं की जो भूमिकाएं होती हैं वो देखभाल और पालन पोषण से संबंधित होती है, घर में रहना, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, खाना पीना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन करना, ये जेंडर है। तो बहुत संभव है कि इनकी गणनाएं NSA में ना की जाए, जैसे खाना पकाना, साफ सफाई करना, बच्चों वृद्धों की देखभाल करना। तो ये है जेंडर की भूमिकाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस भूमिका में 2 चीजें याद कर लीजिएगा, पुरुष के लिए जेंडर है यानी कि समाज द्वारा जो बनाए गए नियम कायदे कानून स्वतंत्रता, और औरतों के लिए पराधीनता, गुलामी, एक लिमिट में सीमा के अंदर घर में रह के काम करना, और उसको एक्सप्लेन करके आप लिख दीजिए, ठीक है ना। ओके चलिए, ओके, यहाँ पे और भी दिया, आप इसे देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि संस्कृतियों और विभिन्न समयों में जेंडर भूमिकाएं जिम्मेदारियां भी बदलती रहती हैं। अब इसलिए बदलती रहती है कि अकुशल श्रम को भारत में महिलाओं के कार्य के रूप में, जबकि अफ्रीका में पुरुषों के कार्य के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे देखिए ना, महिलाएं कितना काम करती हैं, कहीं पे घर वगैरह बन रहे हो देखिए तो वहां पे बैठती हैं, ठीक है ना, तो श्रम का काम वो करती हैं। या फिर अकुशल श्रम को, भारत में अकुशल श्रम को, और जबकि अफ्रीका में पुरुषों के कार्य के रूप में। दूसरा यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू गतिविधियों में पुरुषों की भूमिका अधिक प्रत्यक्ष होती है। अमेरिका वगैरह में, संयुक्त राज्य में, यूरोप वगैरह में आदमी जो होते हैं घर का काम करते हैं, औरतें बाहर काम करती, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुरुषों और महिलाओं की अलग अलग भूमिका और गतिविधियों के आधार पर पुरुषों और महिलाओं की जरूरतें भिन्न भिन्न हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये आएगा कि जेंडर की भूमिका से क्या समझते हैं, समझाइए, उदाहरण सहित लिखिए अगर आता है तो। फिर आपको ये उदाहरण भारत का, अफ्रीका का, यूरोप का और अमेरिका का देना होगा, ठीक है ना, यही एक उदाहरण है। और एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने आपको भूमिकाएं बताई है, कौन कौन सी भूमिका है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब पुरुषत्व को देख लेते हैं कि आखिर पुरुषत्व है क्या, ठीक है। अब पुरुषत्व को देखते हैं, तो पुरुषत्व यानी कि मैस्कुलिनिटी,
शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द मैस्कुलिनियस या फिर मैस्कुलस से हुई है, ठीक है ना। पुरुषत्व क्या होता है, जिसका अर्थ पुरुष व्यक्ति और पुरुष होता है। देखिए, पुरुषत्व पुरुष का एक सत्व अत्व यानी एक अंश। तो यहाँ पर हम जनरली क्या होता है कि पुरुषत्व को एक तरह से अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो मर्दानगी से संबोधित किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है ना। तो इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 14वीं शताब्दी में पुरुष लिंग यानी सेक्स के अर्थ में किया गया था, ठीक है। तो पुरुषत्व के लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो देखिए, मजबूती होती, जो मैंने कहा मर्दानगी में, बल होता है उनमें, पुरुष उचित हिम्मत होती है, मर्दानगी, ये देखिए, ठीक है ना। तो पुरुषत्व जो है 1960 और 1970 के दशकों के बीच ये महसूस किया गया और ग्रहण की गई कुछ विशेषताएं हैं, किससे लेकर के, पुरुष से लेकर के, जिनको पहचानी गई है। एक सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। एक सांस्कृतिक मानक होते हैं जो उनको पाते हैं, उनका अपना मूल्य होता है, आक्रामकता का, उग्र स्वभाव, क्रोधित गुस्से वाला, महत्वाकांक्षी होते हैं, विश्लेषणात्मक योग्यता होती है विश्लेषण करने की, और मुखरता होती है, जैसे पुरुष अभिलक्षणों को हासिल करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि विशेषता की बात करते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो आप इन चीजों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक मानक, मूल, आक्रामकता, महत्वाकांक्षा, विश्लेषणात्मक योग्यता और मुखरता, ठीक है ना, राइट। तो ये हो गया पुरुषत्व। अब यहाँ पे यानी शारीरिक गठन, ताकत और मजबूती के साथ में जो लोग आते हैं उनको पुरुषत्व कहा जाता है, ठीक। जनरली सभी मर्द जो होते हैं मर्दानगी। तो आदमी कभी कभी लड़का आता है ना, उनको तुम में पुरुषत्व है तो दिखाओ, तुम में मर्दानगी है तो दिखाओ, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो, तो यही शब्द यहाँ पे यूज किया गया है। और इसी तरह से स्त्रीत्व क्या होता है, स्त्रीत्व, तो स्त्रीत्व महिलाओं से जुड़ा हुआ, पुरुषत्व पुरुष से जुड़ा हुआ है, स्त्रीत्व महिलाओं से जुड़ा हुआ, उनके गुणों, व्यवहार, वेशभूषा, विशेषता, शारीरिक बनावट, अभिलक्षण आदि वगैरह चीजों से निर्मित होता है, ठीक है ना। यह प्राकृतिक नहीं है बल्कि निर्मित है, क्योंकि जन्म जब इंसान लेता है तो सिर्फ वो लिंग में भेद होता है, सेक्स में भेद होता है, अदरवाइज जो दिखता है एक जैसे, उसी को देख के पहचाना जाता है कि वो मेल है कि फीमेल है। तो ये प्राकृतिक नहीं है कि प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अब जब लिंग में वो मेल निकल गया तो उसको उसके हिसाब से रखा गया, और वो फीमेल निकल गई, लड़की निकल गई, तो फिर उसके व्यवहार में, गुण में, वेशभूषा में, फ्रॉक वगैरह पहनाना, विशेषता, शारीरिक बनावट, सभी चीजें हो जाती, ठीक है ना। और इसका उत्पादन सामाजिक रूप से होता है, तो समाज करता है, ठीक है ना। लंबे लंबे बाल रखना, यानी कि बॉयज थोड़े, आजकल तो बॉयज जैसे भी बाल लोग रखते हैं ना, ये सभी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे स्त्रीत्व हो गया है। यहाँ पे जो फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन द बोवार है, उन्होंने लिखा है कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। बिल्कुल सही है, पैदा नहीं होती, ठीक है, वो मर्दों की तरह रह सकती। बहुत से स्त्रियों को देखिए ना, आप फीमेल को देखिए ना, वो मर्दों की तरह रहती है, पुरुषों की तरह, मेल की तरह रहती है। आप उनमें फर्क नहीं कर पाओगे। थोड़ा किसी किसी चेहरा भी ऐसा होता है, दरवाजा आप चेहरे से थोड़ा पहचान जाओ, आंखें, होंठ वगैरह थोड़ा ऐसा होता है कि आप उनको अलग पहचान सकते हो, नहीं तो नहीं पहचान सकते हो, ठीक है ना। तो ये स्त्रीत्व होता है। स्त्रीत्व जो होता है ये स्वभावगत और देशीकृत भी हो जाता है, और जेंडर और स्त्री गुणों की पहचान यहाँ पर निर्मित कर देता है। जेंडर यानी वही आ गया, जेंडर जो है स्त्री बनाता है। जेंडर यानी सामाजिक मान्यता है, समाज में पुरानी परंपरा रूढ़वादियां चली आई हैं, जो समाज निर्मित चीज है वो जेंडर कहलाता है। वही जो फीमेल होती है, स्त्री होती है, उसको स्त्रीत्व बनाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर पुरुषत्व और स्त्रीत्व से क्वेश्चन आएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है ना, राइट। चलिए, ओके, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं और क्या आपको इसमें पढ़ना है, स्त्रीत्व और जेंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, देखिए अब एक्चुअली क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत बहुत से होते हैं, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे तो पुरुषत्व और नारीत्व या स्त्रीत्व जो है हमने वो पढ़ा है। क्वेश्चन अब आगे हम आपको और बताएंगे किस तरह से, यानी कि अर्थ आ सकता है कि पुरुषत्व और नारीत्व शब्द से, नारीत्व या स्त्रीत्व एक ही शब्द है, ठीक है ना, एक ही मतलब है, इससे क्या समझते हैं, और जेंडर भूमिकाओं को साकार करते हैं किस तरह से, तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जेंडर भूमिकाएं हम आपको पहले ही बता चुके किस तरह से साकार करते हैं, जेंडर के द्वारा ही तो बनाया गया, एक पहचान दी गई है स्त्री को एज ए स्त्री के रूप में, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पितृसत्ता आ गई। पितृसत्ता क्या कहलाता है, पितृसत्ता यानी पुरुष और पिता, पिता का शासन होता है। पितृसत्ता का मतलब होता है एक समाज, एक घर, जो परिवार होता है उसमें वर्चस्व जो होता है वो पिता का होता है, ठीक है ना, और सब लोग उसके अधीन रहते हैं। महिला को इनके अधीन रखा जाता है, ठीक है ना। एक जो शक्ति होती है समाज की, परिवार की, वो उस पुरुष के हाथ में, देखिए मुखिया भी होता है पुरुष होता है, सरपंच भी होता है, पंच होता है तो पुरुष होता है, घर का प्रधान जो होता है वो पुरुष होता है। आज के टाइम में थोड़ा छोड़ दीजिए, कहीं कहीं पे होता है, लेकिन क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं समाज शास्त्र, तो पुराने टाइम की बात करिए, ठीक है ना, ओके।
तो यहाँ पर जहाँ पुरुष का शक्ति होता है, अधिकार होता है, शासन होता है, सब उसके कायदे नियम कानून को मानते हैं, उसके अंडर में रहते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पितृसत्ता कहलाता है, पिता की सत्ता, ठीक है ना। यहाँ पर बालिकाओं और महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है, और यह भेदभाव महिलाओं के लिए न सिर्फ अवसरों को कम करता है, बल्कि महिलाओं के अब कर्तव्य को, यानी जो कर्तव्य होते हैं उनको भी वो क्या कर देता है, वो उनको कमजोर कर देता है, ठीक है ना, राइट। तो जो प्रतिशतता होती है वो निजी क्षेत्र की सीमा निर्धारित करती है, ठीक है ना। और ये प्रतिशतता जो होती है, इससे महिलाओं के साथ अपराध भी किए जाते हैं, हिंसा उनके साथ की जाती है, अपने पावर को, अपनी शक्ति को दिखाने के लिए। जनरली मूवी और सीरियल्स वगैरह आप देखते हैं, ठीक है ना। और जो निजी क्षेत्र की महिलाएं होती हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के पुरुषों के लिए भी होता है, इस बात पे वो जोर देता है। तो प्रतिसत्तात्मक जो होता है वो मानक परिवार होता है, समाज, राजनीति, सरकार, मीडिया, धर्म जैसी सामाजिक संरचनाओं में अपना प्रभाव ये बना के रखते हैं। और प्रतिसत्तात्मक समाज में पिता के बाद वो संपत्ति का उत्तराधिकार किसको बनाया जाता है, पुत्र को। क्यों? क्योंकि पुत्र भी जो है एक मेल है, ठीक है ना, तो वो भी पुरुष है, और उसको भी वही अधिकार दिए गए जो उसको पिता को दिए गए थे, तो वो भी आगे वंश के आधार पे फिर वो पितृसत्तात्मक हो गए, ठीक है ना। तो इसे पितृवंशी उत्तराधिकार कहा जाता है। तो बहुत अच्छे इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, प्रारूपों को रूढ़ करना, स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि स्त्रीवाचक और पुरुषवाचक गुणों और विशेषताओं पर बार बार जोर देना ही जेंडर प्रारूपों को रूढ़ करना होता है, ठीक है ना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है ये देख लीजिए, थोड़ा सा हो सकता है टिप्पणी में लिखने के लिए आ जाए। जेंडर स्टीरियोटाइप, ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है कि जो कुछ स्त्री और पुरुष गुण, जो स्त्री और पुरुष के गुण और विशेषताएं होती हैं उन पे बार बार जोर देना, ठीक है ना। अब जैसे जेंडर स्टीरियोटाइप जो है, यानी कि रूढ़ करना प्रारूपों को, ऐसे विश्वास हैं जो बताते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए और वो क्या कर सकते हैं। महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना है, कामकाज बाहर नहीं करना है, घर में रहना है, चार दीवारी में रहना है, और बिल्कुल कैद होके रहना है, घूंघट निकालना है, खाना पीना बनाना है, बच्चे पैदा करना है, ये सभी चीजें। पुरुष को बिल्कुल पूरी स्वतंत्रता होती है, सब कुछ कर सकते हैं, बाहर निकलना, राजनीति में जाना, काम धंधे करना, हर एक चीज कर सकते हैं, ठीक है ना। और समय बीतने के साथ इनमें परिवर्तन भी किया गया है, लेकिन परिवर्तन बहुत धीमे हुए हैं, क्योंकि आजकल औरतें भी जॉब कर रही, बाहर निकल रही है, एरोप्लेन उड़ा रही, सब चीजें कर रही हैं, लेकिन बहुत कम है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहलाता है, ठीक है ना। और कुछ उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे देखभाल करें, पालन पोषण करें, दयालु, हार्दिक हो, बच्चों की रुचि हो उनमें, ठीक है ना, राइट। और बुद्धिमत्ता जैसे गुण पुरुषों और महिलाओं दोनों में होते हैं, लेकिन जनरली दिखाने का मौका सिर्फ पुरुषों को मिलता है। लेकिन दक्षिण एशियाई समाजों में महिलाओं को परिचय योग्य होना चाहिए, उन्हें उचित प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, रोजाना के घरेलू कामों में निपुण होने चाहिए। तो ये कहलाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। और वेरी वेरी टाइपिंग या टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। जेंडर स्टीरियोटाइप्स के कारण पुरुषों और महिलाओं के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं को उलटने की प्रक्रिया जो बहुत धीमी है। मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि पुरुष जो है महिला बन जाए, महिला जो है पुरुष का काम कर ले, बनने का मतलब काम कर ले, जिम्मेदारियां ले ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा होने पे बहुत सारे संघर्ष वगैरह और यहाँ पे हिंसा वगैरह फैल जाती है। तो मीडिया, खासतौर पर मुद्रित और दृश्य जो मीडिया, टेलीविजन, सिनेमा होती है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में योगदान देता है और उनके बारे में बताता है। सिनेमा और टेलीविजन धारावाहिक पुरुषों को पुरुषत्व के गुणों के साथ चित्रित करते हैं, और वहीं पे जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुष के अंडर में और उनके निर्भर में उनके अंदर दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, पुरुषत्व और नारीत्व अस्तित्व के अर्थ को समझाते हुए प्रारूपों को रूढ़ कर, उनके प्रारूपों को समझाइए, तो आपको ये लिखना होगा। या फिर पूछ सकता है कि नारीत्व और जो पुरुषत्व है उसके अर्थ को बताते हुए रूढ़ जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है इसको समझाइए, तो आप लिख लीजिएगा। ये टिप्पणी के रूप में भी आ सकता है। नारीवाद, अब नारीवाद देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए नारीवाद इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए नारीवाद को देख लेते हैं, ठीक है ना। नारीवाद से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और नहीं भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर भी पढ़ना तो चाहिए, अगर आ जाए तो ये ना रहे कि हमें पता नहीं है। चलिए, अब ये नारीवाद क्या है, तो देखिए नारीवाद क्या है। नारीवाद एक आंदोलन है, ठीक है, राइट, ओके। आंदोलन का मतलब नारियों के हक के लिए खड़ा होना, नारियों के हक के लिए लड़ना, उनको आगे लेके आना, जिसे नारी विचार विमर्श कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। और इसमें आप नारीवाद कह सकते हैं।
तो नारीवाद एक आंदोलन है और महिलाओं की जो हीन स्थिति होती है, जो दयनीय स्थिति होती है, उस पर सवाल खड़े करता है और ये आंदोलन की मांग करता है। और वो कहता है कि पुरुष और महिलाओं की स्थिति समाज में एक होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये एक विचारधारा है जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ाता है, उनके लिए कार्य करता है, ठीक है ना। और यह एक सामूहिक चेतना का भी काम करता है। कोई भी व्यक्ति या जेंडर जो है वो समानता और जेंडर न्याय संगता यानी इक्विटी के लिए प्रयास करता है, ठीक है। तो समानता के लिए, जेंडर समानता के लिए काम करना, नारियों के खिलाफ जो अन्याय हो रहे हैं उनके लिए लड़ना, पुरुष और महिलाओं के बीच में जो अंतर भेदभाव है उनको मिटाना, उनको एक साथ एक समान लाने के लिए काम करता है नारीवाद। एक ही मतलब नारीवाद एक संगठन का नाम है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, नारियों के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। और यह प्रयास करता है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले दमन, अन्याय, शोषण और हिंसा के खिलाफ लड़ सकता है। तो ये नारीवाद कहलाता है, इसे फेमिनिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले फेमिनिस्ट शब्द का प्रयोग 1871 में फ्रांस में किया गया था, ठीक है। और नारीवाद को उन आंदोलनों के आधार पर वर्गीकृत किया गया था जो उस समय ऐतिहासिक समय पर हुए थे। और नारीवाद की पहली लहर की बात की जाए तो वो 19वीं शताब्दी तथा 20वीं शताब्दी के पूर्व में हुई थी, ठीक है ना। और इस अवधि के दौरान महिलाओं को मताधिकार दिलाने के लिए भी संघर्ष किया गया था। और नारीवाद की दूसरी लहर गतिविधि 1960 और 1970 के दशक में हुई थी, ठीक है ना। तो यही हुआ था कि महिलाओं के लिए परिवार में, कार्यस्थल पर और लैंगिकता के आधार में पुरुषों के समान अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना। आजकल तो औरतों को भी समान वेतन नहीं मिलता है पुरुषों के बराबर, उसके लिए लड़ाई चल रही है, हक चल रहा है। यही होता है समान अधिकार के लिए अपने लिए लड़ना, ठीक है ना। और 1990 के दशक के प्रारंभ में नारीवाद की तीसरी लहर शुरू हुई थी जो अब तक जारी है। वेरी इंपॉर्टेंट है नारीवाद, ठीक है ना। जेंडर आधारित हिंसा, जेंडर आधारित हिंसा यानी GBV, ठीक है ना, GBV किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव करके की गई हिंसा का अनुभव होता है, ठीक है ना। यानी भेदभाव उस व्यक्ति को लिंग, प्रजाति, वर्ग, धर्म और लैंगिकता, योग्यता के आधार पर यदि आप उसके साथ भेदभाव करते हैं तो ये जेंडर आधारित हिंसा कहलाती है, ठीक है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, यदि आता है तो आप लिख सको। चलो, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट जनरली होता है। और ये यौन उत्पीड़न जो होता है फीमेल के साथ होता है, जो ऑफिस वगैरह में वर्किंग वुमेन होती है, जो काम वगैरह करती है। तो कार्यस्थल पर जेंडर आधारित लैंगिक यानी सेक्सुअल हिंसा ये होता है, ठीक है ना। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। ओके, चलिए कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है, तो ये देख लीजिए। ओके, अवांछनीय लैंगिक हरकतें करना, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको कहते हैं, छेड़खानी करना, और बॉडी पार्ट्स को जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनको टच करना, ये सब चीजें आती हैं, उनको धमकाना, ठीक है ना। और इस तथा कार्य स्तर पर प्रतिकूल वातावरण पैदा करना भी यौन उत्पीड़न कहलाता है, ठीक है ना। तो आप फीमेल को धमकाएं, उन्हें ब्लैकमेल करें, या अवांछनीय लैंगिक हरकतें जो मैंने आपको बताया बॉडी पार्ट्स के बारे में, या फिर आप वहां पर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं महिला के सामने, कर्मी के सामने, ठीक है ना। ये मेल फीमेल दोनों के साथ में होता है, लेकिन जनरली फीमेल के साथ में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता है वातावरण प्रदूषित करना, प्रतिकूल, है ना, कि इस तरह से अश्लील हरकतें करना, देख के सारे करना, ये सभी चीजें होती हैं। तो ये यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंतर्गत आता है। और इसमें लैंगिकता के रंग में रंगे इशारे करना, ठीक है ना, और स्पर्श करना, चिढ़ाना, लैंगिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए मांग करना सेक्स के लिए, और अश्लील चीजें दिखाना, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती, ठीक है ना। मौखिक जो है आचरण करना शामिल होता है यौन उत्पीड़न के अंतर्गत। और यौन उत्पीड़न जो होता है इससे पीड़ित लोगों को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। तो सिंगापुर में 2008 में 500 उत्तरदाताओं के मध्य अध्ययन किया गया और पाया गया कि आधे से अधिक लोगों ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का दंश झेल रखा था। इसके बारे में 16वीं इकाई में आप आगे और ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। सशक्तिकरण तो फिर आगे शायद इसके बारे में भी आगे दिया हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं। सशक्तिकरण के 3 आयाम है, संसाधन, अभिकरण और उपलब्धि, ठीक है ना। चलिए सारांश आ गया, फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो खत्म हो गया। सेकंड ले लेते हैं, जेंडर और लैंगिकता, सेक्सुअलिटीज क्या कहलाती है। तो जेंडर और लैंगिकता सेक्सुअलिटीज से हो सकता है कि बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको देखते हुए चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको देख लेंगे। लैंगिकता सेक्सुअलिटी जो होती है, तो मनुष्य के लिए लिंग यानी सेक्स
जेंडर पहचानने और भूमिकाएं, लैंगिक सुझाव, आनंद, अंतरंगता, प्रजनन केंद्रित पहलू के रूप में जीवन में शामिल रहते हैं। सेक्स जो होता है, ठीक है, सेक्स के माध्यम से पहचान होती है जेंडर की, उनकी अपनी सेक्स के माध्यम से, यानी कि लिंग के माध्यम से उनकी अपनी भूमिकाएं दी गई हैं, ठीक है ना। और सेक्स की वजह से ही, लिंग की वजह से एक झुकाव होता है मेल मेल फीमेल की तरफ, फीमेल मेल की तरफ, कभी कभी दोनों जस्ट अपोजिट में ना होके मेल मेल फीमेल फीमेल हो जाता है ना। ये सभी चीजें इसके अंतर्गत प्रजनन वगैरह आता है। तो लैंगिकता विचारों, कल्पनाओं, इच्छाओं, विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहारों आदि के संबंधों की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की जाती है और इसको महसूस किया जाता है, ठीक है ना, राइट। तो लैंगिकता जीव वैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जीव वैज्ञानिक है, जेंडर समाज निर्मित है, ये जीव वैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक भी होता है, ठीक है, सामाजिक भी होता है, आर्थिक भी, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, ये कारक होते हैं जिनसे ये प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन एक बन सकता है कि लैंगिकता का अर्थ स्पष्ट करते हुए, सेक्सुअलिटी का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो लिख लीजिए, जैविक, जीव वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, कानूनी, ऐतिहासिक और धार्मिक और आध्यात्मिक कारक होते हैं और जिनसे लैंगिकता यानी सेक्सुअलिटी प्रभावित होती है। तो इसकी सामाजिक निर्मित क्या है, ठीक है ना। एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, आप इसे देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। समाज के द्वारा बनाया जाता है। तो आमतौर पर माना जाता है कि भोजन में स्वाद जीव वैज्ञानिक, प्राकृतिक और सहज वृत्ति से युक्त और नियत होता है। तो अनुपमा की कहानी पढ़ने के बाद क्या आप इसमें सहमति से छोड़ दीजिए, चिंतन करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्यापक मस्तिष्क की है अनुपमा, जो चीज मुझे पसंद है, संभव है आप उस चीज से घृणा करते हो, ठीक है ना। तो व्यापक मस्तिष्क की है, तमाम ऐसी चीजें जिन्हें जिन्हें खाना अनुपमा को पसंद है, जबकि पुष्पा तंदूरी चिकन पसंद करती है, अनुपमा नहीं पसंद करती है। तो सकारात्मक और नकारात्मक आयाम दोनों इसके होते हैं, ठीक है ना। तो इसको छोड़ते हैं। हाँ, लैंगिकता जो होता है वो क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे लैंगिकता का एक अर्थ बहुत बड़े उसमें देख सकते हैं कि जेंडर, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र से ये अत्यधिक प्रभावित होती है लैंगिकता, ठीक है ना, सेक्सुअलिटी। और इसकी निर्मित जो होती है सामाजिक रूप से होती है। निर्मित का मतलब ये कहाँ बनती है, इसका जन्म कहाँ होता है, लैंगिकता तो समाज में होता है। और नियत नहीं होती है बल्कि परिवर्तनीय होती है और प्रवाहमान होती है, एक जगह फिक्स नहीं रहती है, एक जगह नहीं रहती है, परिवर्तनशील होती है और आगे बढ़ती रहती है लैंगिकता। विविध और व्यापक होती है, जो चीज मुझे पसंद है, संभव है आप उस चीज से घृणा करते हो, तो विविध और व्यापक हो गया, है ना। और सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं। तो ये आपकी विशेषता या फिर इसके लक्षण हो जाते हैं लैंगिकता के, ठीक है ना। एक अर्थ के रूप में भी आप परिभाषित कर सकते हैं सबको लिख करके। चलिए, विविधता पाई जाती है लैंगिकता में, क्योंकि हमारी यौन इच्छाओं को आकार देने वाली प्रत्येक चीज हम जिसकी तरफ आकृष्ट होते हैं, यौन संतुष्ट कैसे मिलती है, तो इसमें विविधता पाई जाती, ठीक है ना। मान लीजिए सिर्फ आकर्षण महिला और पुरुषों के बीच ही घटित हो सकता है, लेकिन जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच घटित हो सकता है, ठीक है ना, आकर्षण। तो ये होता है, तो यौन आकर्षण दो महिलाओं या दो पुरुषों के बीच भी घटित हो सकता है, विविधता होती है, लैंगिकता कहलाती है, ठीक है, ओके। दर्द और आनंद होता है। तो सेक्सुअलिटी शब्द के बारे में जो हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कौन कौन से शब्द आते हैं, एक प्रेम, इच्छा, यौगिक आनंद, लैंगिक सुझाव, शर्म, पाबंदी, दर्द, यौन हिंसा, बलात्कार, संकोच, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आते हैं। तो लैंगिकता क्या होती है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के रूप में देखी जाती है। सकारात्मक में अगर आप देखेंगे तो इच्छा और आनंद पर शायद ही कभी इसमें बात की जाती हो, ठीक है ना। तो और नकारात्मक पर ऑलवेज बात की जाती है, क्योंकि सकारात्मक पर आनंद प्राप्त होता है। आप किसी के साथ सहमति से सेक्स करते हैं, उसकी सहमति से आप प्यार करते हैं तो वो आनंद प्राप्त करता है, तो उसमें नकारात्मक चीज नहीं देखी जाती। लेकिन जब आप किसी से फोर्स करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो वो नकारात्मक हो जाती है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तरल और परिवर्तनीय भी है, खान पान की आदतों की तरह लैंगिकता भी तरल होती है, परिवर्तन भी हो सकता है उसमें, ठीक है ना। और इतनी परिवर्तनीय तो नहीं हो सकती जितना कि हमारे खान पान में बदलाव आ सकता है, लेकिन हाँ परिवर्तनीय होती है, ठीक है ना। यानी कि लैंगिकता से जुड़ी इच्छाएं जिंदगी में कभी कभी बदल भी जाती है, हमारी पसंद जो पहले थी हो सकता है बदल जाए, अब कुछ और हो जाए, ठीक है ना, राइट। सामाजिक रूप से निर्मित, से आप देख लीजिए, ऊपर भी पढ़ा चुके हैं। चलिए, अब क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब ये मैंने बता दिया, लैंगिकता जीवन का एक पहलू है, तो इसमें शिक्षा भी आती है, चलना फिरना भी आता है, चिकित्सक द्वारा इलाज भी आता है, सभी चीजें आते हैं। लैंगिक श्रेणी तंत्र क्या कहलाता है,
तो आप देख लीजिएगा, संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच होना चाहिए, ठीक है, और संबंध विवाह के संस्था के दायरे के भीतर, और संबंध ऐसे पुरुष और स्त्री के बीच होने चाहिए जो एक ही जात, एक ही धर्म और एक ही वर्ग के हो। ये कहलाता है लैंगिक श्रेणी तंत्र, ठीक है, राइट, ओके। अब इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हम ये देख सकते हैं। चलिए, समान यौन इच्छाएं हम इनको नहीं देखेंगे, अच्छी महिलाएं, लैंगिकता के साथ विभेद, यौन सुख सशक्तिकरण, ये भी हम नहीं देखेंगे। हमारे लिए ये सारांश आ गया, तो इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए। अब ले लेते हैं यहाँ पे यूनिट 3 पुरुषत्व, ठीक है ना, इसको तो हमने ऊपर भी पढ़ा था। अब यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए पुरुषत्व क्या कहलाता है, ठीक है, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आपसे आएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन जैसे पुरुषत्व नारीत्व को लेकर के आ सकता है, तो क्वेश्चन एक तो 100% इससे आपका पूछा जाएगा, क्योंकि ये दूसरी बार अलग चैप्टर में दे रहा है, ठीक है ना, राइट। चलिए, तो पुरुषत्व क्या है हम ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुके हैं, तो हम दोबारा इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना, राइट, क्योंकि टाइम यहाँ पे वेस्ट होगा, इससे अच्छा इस टाइम को कहीं और भी थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, ओके। पुरुषत्व और स्त्रीत्व हमने दो चीजें यहाँ पे देख ली हैं। पुरुषत्व के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, विभिन्न पहलू कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, पुरुषत्व को समझना, ठीक है, राइट, यानी कि पुरुषत्व के विपरीत जो एक स्त्रीत्व होता है, उस पर यदि आप उसको ना समझें, उसको नजर ना डालें, तो पुरुषत्व को नहीं समझ सकते। तो एक महिला लड़की वह है जो एक पुरुष लड़का नहीं है, ठीक है ना, यानी इसका उल्टा। तो जो लड़की नहीं है तो 100% वो क्या होगा, वो पुरुषत्व ही होगा। तो पुरुषवाचक विशेषताएं जस्ट स्त्रीवाचक विशेषता और गुणों के विपरीत होंगी, जस्ट उल्टी होगी, ठीक है ना। और इसी से जेंडर की पहचान की जाती है और सामाजिक और आर्थिक रूप इनके निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो पुरुषवाचक और स्त्रीवाचक विशेषताओं को सामाजिक संबंध के दायरे से देखा जाता है। पुरुष आक्रामक, नियंत्रण करता होता, गर्म मिजाज का होता, वही स्त्री से उम्मीद की जाती है कि विमल, कोमल, धैर्यवान, सीधी हो, ठीक है ना। ये विशेषताएं होती है पुरुषत्व और नारीत्व की, ठीक है। चलिए, वहीं पे यहाँ पे रूढ़ प्रारूप जो है, स्टीरियोटाइप से है, वो हमने पुरुषत्व का ऊपर पढ़ लिया था। सेम उसी तरह से यहाँ पर आप किसका, स्त्रीत्व का भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। स्त्री को जनरली क्या माना जाता है, रोने की प्रवृत्ति उसमें, छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाना, सौम्य होती है, उसे कायर और डरपोक भी कहा जाता है, ठीक है ना। कोई लड़की आक्रामक या प्रभावशाली तो उसे अपमानजनक तरीके से मर्दाना करार दे दिया जाता है कि तो बहुत तेज है भैया, ये तो बिल्कुल लड़के की तरह है ना। उसके साथ हिंसा भी की जाती है, बलात्कार, हत्या तक का बर्ताव उसके साथ किया जाता है, क्रूर बर्ताव, समाज ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा रूढ़ प्रारूप यानी समाज के द्वारा जो रूढ़वादियां चल रही हैं जेंडर के मामले में, क्वेश्चन आ सकता है, एक आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, कि आपकी राय में जेंडर भूमिकाओं को क्या ये साकार करता है, क्या पुरुषत्व और नारीत्व या स्त्रीत्व या पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है ना, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए चीजें मिल जाती है, इसे देखिएगा, इसे पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है। अगर जेंडरीकृत समाजीकरण आ जाता है, समाजीकरण वही तो लड़कों को लड़कों की तरह तैयार करना, लड़कियों को लड़कियों की तरह तैयार करना, ठीक है। तो परिवार आमतौर पर बच्चों को जेंडरीकृत तरीके से समाजीकृत करता है, और परिवार बिना सोचे समझे और सांस्कृतिक रूप से अपेक्षित परिणामों का अनुसरण में करता है। मतलब जो उसने अपने समाज से पहले से सीख के आया है वही उसका अनुसरण करता है। और अधिकांश भारतीय घरों में लड़कों को बताया जाता है कि रोया ना करे, क्योंकि वह काम तो लड़कियों का है। लड़के अगर किसी गुड़िया के साथ खेलना चाहे तो एक माथे पर एक बिंदी लगा ले, या अपनी अथवा बहन की तरह चूड़ी पहन ले, ऐसी चीजें उसको बोला जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। तो ये सामाजिक जेंडर है जो चला आया है, सदियों से चला आया, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, ओके। तो किसी लड़ाई के दौरान मार खाने वाले पक्ष की तरफ होने वाले विपक्षी के सामने हार जाने के बजाय उन्हें पलट कर वार करना सिखाया जाता है। तो ये जेंडर चीजें हैं, जेंडर की चीज होता है जो बच्चों के साथ पुरुषत्व के साथ किया जाता है, ठीक है, ओके। देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरुषत्व और नारीत्व आपके लिए दोनों चीजें, ठीक है ना। पुरुषत्व की निर्मित रचना नहीं पढ़ेंगे, पुरुषत्व के रूप ही नहीं पढ़ेंगे, बस पुरुषत्व नारीत्व पढ़ लीजिए, और साथ साथ में देख लीजिएगा कि क्या ये जेंडर जो है क्या इनके लिए सही है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। पितृसत्ता और पुरुषत्व ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है ना। पितृसत्ता और पुरुषत्व के बीच चक्रीय संबंध है। पितृसत्तात्मक समाज होता है, जैसे शक्ति असमानता, फिर वर्चस्व मूलक पुरुषत्व हो जाता है, पितृसत्ता का सामाजिक उत्पादन, सामाजिक असमानता, जेंडरीकृत, सभी चीजें आती हैं। पुरुषत्व और महिलाओं के विरुद्ध हिंसा,
ये तो आप एक्सप्लेन करके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, इसको तो मुझे बताने की पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। लैंगिकता, सेक्सुअलिटी और पुरुषत्व स्त्रीत्व में भी आ सकता है और पुरुषत्व में भी आ सकता है, उसे देख लीजिएगा, जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, मीडिया की भूमिका। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। मीडिया की भूमिका इसमें पूछ सकता है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि पुरुषत्व एवं नारीत्व की भावना को साकार एवं प्रबलित यानी कि करने में मीडिया की क्या भूमिका है। तो मीडिया की भूमिका 100% देख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मीडिया जेंडरीकरण का दूसरा एजेंट है। एजेंट भी पूछ सकता है, अभी हम जो ऊपर देख के आए हैं ना, ये सभी उसके एजेंट है, किसके, पुरुषत्व के, जेंडरीकरण के, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, जो जो चीजें अभी आप एक एक टॉपिक यहाँ ऊपर पढ़ के आए हैं ना, जैसे ये हो गया लैंगिकता और पुरुषत्व, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा मीडिया की भूमिका, और उसके ऊपर जो पढ़ के आए ये क्या है, ये एजेंट हैं, एजेंसियां हैं, एजेंट हैं, ठीक है ना। तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों की धारणाओं को मजबूत बनाता है मीडिया। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, देखिए मीडिया का मतलब क्या होता है। मीडिया का मतलब यहाँ पे हो गया कि रेडियो वगैरह हो गया, टेलीविजन हो गया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते हैं, और इनके माध्यम से परिवार के बारे में, समुदाय के बारे में बताया जाता है। समाज में क्या पहना जाए, कैसे बातचीत की जाए, किस तरह से व्यवहार किए जाए, सभी पे नजर ये रखता है। तो मीडिया जो है पुरुषों को आक्रामक और मर्दाने रूप में प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखिए, आप जब फिल्में देखते हैं वहां पे देखिए फिल्म इंडस्ट्री में कि एग्री यंग मैन के ठप्पे वाला एक और आया है, दौर आया है, और हिंदी फिल्म मर्द इसका चित्रण करता है कि जो समाज है, समाज में लड़कों के जेंडरीकरण के साथ कैसा व्यवहार करता है, और उन्हें इस चीज के लिए कैसे प्रेरित करता है, और आक्रामकता दिखाकर या हिंसा दिखाकर। तो यहाँ पे मीडिया भी एक कहीं ना कहीं इसका एक कारण है, किसको, पुरुषत्व को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, जेंडर को बढ़ावा देने के लिए। मार धाड़ एक्शन की फिल्में आती, देखिए ना कैसे मेल जो होते हैं किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। रेप रेप केसेस जो होते हैं उनमें भी उनकी मर्दानगी दिखाई जाती है कि मर्द मर्द था, मर्दानगी थी, इसने ऐसा किया, गलत चीज को भी सही रूप में पेश करना, ठीक है ना। तो ये जैसे एक हालिया फिल्म NH10 भी जो है वो वर्चस्व मूलक पुरुषत्व का दिखाया गया है इसमें, ठीक है ना। परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सिर्फ बहन और उसके मंगेतर पर बल्कि उन लोगों पर भी हिंसा करती है। तो जनरली देखिए आजकल इंटरकास्ट मैरिज होती है, ठीक है ना, इस तरह की मैरिज की जाती है, और साथ में फैमिली जो होते हैं किसके नाम से, जब लड़कियां लड़की इस तरह की मैरिज करते हैं तो क्या ये दोनों को या फिर किसी एक को मार दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके मान सम्मान पर, उनके जात पर, उनपे जो भी XYZ धब्बा लग गया है, तो उस चीज को मिटाने के लिए, ठीक है ना। तो ये मीडिया ही तो है ना। तो विज्ञापन भी पुरुषत्व, सॉरी मीडिया नहीं, ये पुरुषत्व है, तो है ना, खून खोल जाता है। फिल्मों में देखिए गुरु रूप दिखाया जाता है। विज्ञापन भी पुरुषत्व और स्त्रीत्व के जेंडर संबंधी यानी स्टीरियोटाइप्स को जो है मजबूत बनाता है, और पुरुषों की जो आक्रामकता होती है, जो हिंसा होती है, उनकी शक्ति को सराहा जाता है, एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, दिखाया जाता है। सपोज दैट एक पुरुष जब कीचड़ में पहाड़ों पर तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चलाता है, ऊंचे पहाड़ों इमारतों से कूदता है, तो उसकी शक्ति को इतनी शक्ति से दिखाया जाता है। और विज्ञापन से पहले चलाए जाने वाले जो इनकारी बयान शब्द पर ध्यान दिया जाता है, इनकारी बयान यानी सॉरी डिस्क्रिमिनेशन पर ध्यान दिया जाता है। तो ये पुरुषत्व को आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है ना। को हमेशा कुश्ती दिखाते हैं टीवी चैनल, क्यों, क्योंकि सिर्फ पुरुषों के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। WWF, अब तो यहाँ पे लड़कियां भी आ गई हैं, ठीक है ना। यही होता है, टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले धारावाहिक के नाटकों पर निगाह आप डालते हैं तो वृद्ध पुरुषों को आनंददाता और संरक्षक के रूप में दिखाया जाता है, जबकि जो युवा लोग होते हैं, ठीक है ना, जो आज की युवा जनरेशन है, उनके बारे में दिखाया जाता है कि अलग रूपों और तीव्रता से पुरुषों और महिलाओं के दोनों के साथ हिंसा में लिप्त होते हैं। तो टेलीविजन पर ऐसी मीडिया छवि को देखकर लड़के आक्रामक होते हैं और पुरुषत्व को गलत तरीके से स्वीकार करते हैं। पुरुषत्व क्या है उस चीज को नहीं जानते हैं, हिंसा, आक्रामकता, रेप, इन चीजों में पुरुषत्व समझते हैं। किसी को मारपीट किया जाने में, हार के नहीं जीत किया जाने में पुरुषत्व समझते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मीडिया का बन जाता है, ठीक है, ओके। ये निष्कर्ष है, पॉज करके एक बार निष्कर्ष देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। चलिए, दैनिक जीवन में जेंडर। अब दैनिक जीवन में जेंडर क्या है, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सामाजिक निर्मित निमित्त निर्मित, सामाजिक निर्मित है, ठीक है ना। देख लेते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, दिया तो पढ़ते हैं, तो इसको फिर लेफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए छोड़ देते हैं, इतना पढ़ लिया। अगर क्वेश्चन आता है जेंडर के बारे में तो आप बड़े आराम से इसको क्या करते हैं,
लिख लेंगे, ठीक है ना। सामाजिक निर्मित, तो समाज के द्वारा जेंडर जो कानून लड़कियों के लिए बनाए गए हैं, औरतों के लिए बनाए गए हैं, वही आपका कहलाएगा सामाजिक निर्मित, ठीक है ना। चलिए, श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र, थोड़ा आप ये देख सकते हो, श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र, ठीक है ना। क्योंकि जेंडर में श्रम के लैंगिक सेक्सुअल विभाजन के अंदर समाहित होते हैं, अंदर होते हैं, और वहीं पे जेंडर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। मतलब अफ्रीका में कृषि को प्राय खेती का स्त्रैण प्रणाली समझा जाता है, और कृषि के कार्य क्षेत्र जो होते हैं जनरली वो पुरुष ही करते हैं। तो कृषि में भी पुरुष और महिलाओं के हिसाब से कार्य को बांट दिया जाता है, अलग अलग कर दिया जाता है, अलगाव वहीं पे हो जाता है। और जब किसी भी कार्य को पुरुष और महिलाओं के बीच में, एक ही कार्य को पुरुष और महिलाओं के बीच में बांट दिया जाए तो क्या कहलाता है, वो श्रम विभाजन कहलाता है, ठीक है ना। तो महिलाओं का कार्य क्षेत्र दावों और बाध्यताओं के लिए होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। महिलाओं के कार्य क्षेत्र में संसाधन जैसे भूमि उत्पादों तक उनकी पहुंच होती है, उनके बच्चे, पति और परिवार के अन्य सदस्य भागीदार होते हैं। महिलाओं का दायित्व होता है कि वे अपने पति और परिवार के सदस्यों के लिए कार्य करें, लेकिन इन श्रमयुक्त कार्यों के बदले उसके लाभ में महिलाओं को कुछ नहीं मिलता है। यही है, ठीक है ना, कि वो काम तो सबके लिए करती है लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं है। तो क्यों? क्योंकि महिलाओं का श्रम अधिकार और दायित्व के सामाजिक वातावरण में गठित होता है। पति के खेत में महिलाओं के कार्य को उनके समान अधिकारों और कल्याण तथा परिवार को एक सदस्य के रूप में सहारे की तरह समझ लिया जाता है, ठीक है ना। तो जिस तरह से पति खेत में काम करता है, वो तो भाई हार्ड वर्क करके आया है, मेहनत करके आया है, खाना पीना लाओ, थोड़ा आराम करो, पैर दबाओ। लेकिन महिलाएं पूरा दिन घर में लगी होती, तो उनके कार्य को कोई नहीं समझता, क्योंकि वो एक फैमिली मेंबर है और उसके काम करना ही करना है, तो वो सहारा उसको देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से सदस्य के रूप में, हेल्पर के रूप में समझ लिया जाता है। तो ये श्रम विभाजन और कार्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए, ओके। अब कार्य को प्राय शारीरिक और मानसिक श्रम समझा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि कार्य दो तरह से होता है। तो या तो दिमाग में ज्यादा जोर लगा के किया जाता है और आप शांत बैठे रहो, दूसरा जिसमें दिमाग नहीं लगाना होता है, तो शारीरिक, ठीक है ना, मेंटली या फिर फिजिकली, दो ही तरह के होते हैं, और दो तरह के कार्य यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है ना। तो भावुक श्रम जो होता है वो स्त्री यानी स्त्री के पेशे से जुड़ा होता है, चाहे वो परिवार हो या फिर कार्य क्षेत्र में हो, और इसमें श्रम की अच्छी खासी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। ओके, राइट। और जो एक तरह से शारीरिक श्रम जो होता है वो कह दिया जाता है पुरुषों के, उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है, राइट। तो इसे देख लीजिएगा, कार्यस्थल वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। चलिए, सारांश आ गया। तो ये फर्स्ट जो ब्लॉक है हमारा फिनिश्ड हो गया है। सेकंड ब्लॉक है वो आपका है यहाँ पर जेंडर और परिवार, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं ब्लॉक 2 जेंडर और परिवार, और जिसमें हम ले लेते हैं यूनिट 5 परिवार और विवाह, और देख लेते हैं इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। परिवार और विवाह से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सशक्तिकरण वगैरह भी देख लीजिएगा। फर्स्ट में सशक्तिकरण देखा था महिला के लिए, तो आप देख लीजिएगा, है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, परिवार की प्रकृति और उसके प्रकार। तो ये तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कि परिवार की प्रकृति और प्रकार क्या है, इस तरह के क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, कहता है कि परिवार प्रत्येक समाज की आधारभूत संस्था का निर्माण करता है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो सार्वभौमिक होती है, ठीक है ना। और जो विभिन्न प्रकारों के द्वारा परिवार समाज के कामों को और समाज के प्रयोजनों को, आयोजनों को, उद्देश्यों को पूरा करता है, और समाज में जो व्यवस्था होती है उसको बरकरार कर रखने में सहायता करता है। ये प्रकारवाद कहता है परिवार के बारे में, ठीक है ना। और यही सिद्धांत में यह भी कहा गया है कि मातृत्व की जैविक अनिवार्यता महिलाओं को घर के अंदरूनी कार्यों की जिम्मेदारी, घर के अंदर का काम करने की जिम्मेदारी महिलाओं को दी जाती है, ठीक है ना। और जबकि पुरुषों से अपेक्षा की जाती है कि वो शारीरिक शक्ति का काम करें और वो घर के बाहर की जिम्मेदारी। तो शारीरिक शक्ति प्राकृतिक रूप से उन्हें प्रदाता की भूमिका में प्रवृत्ति रहती है कि शारीरिक शक्ति का काम पुरुष करते हैं, घर के बाहर का काम, और जो एक तरह से मेंटली आप कह सकते हैं वो घर का काम जो होते हैं औरतें करती है, घर के अंदर करती हैं। तो परिवार में सबसे मूलभूत रिश्ता माँ और बच्चे का होता है, जो गर्भावस्था और स्तनपान के दैहिक तथ्यों पर आधारित होता है, फिर उनका लालन पालन किया जाता है, ठीक है ना। तो प्राथमिक तौर पर लालन पालन और पोषण के लिए उत्तरदायी माना जाता है माँ को, ठीक है ना। प्रकारवादी कहते थे, प्रकारवादी के संदर्भ में परिवार आता है तो आप लिख सकते हो टालकाट
का नाम सबसे पहले आता है क्योंकि सबसे प्रमुख समर्थक थे प्रकारवादी सिद्धांत के। ठीक है, ओके राइट। तो ये परिवार हो गया। नारीवाद भी है, नारीवाद को छोड़िए, नारीवाद परिप्रेक्ष्य में आप परिवार को देखेंगे तो नारीवाद जो है वो क्या कहता है, परिवार के अंदर पुरुष को अपने अध्ययन के मूल इकाई के तौर पर लिया, महिलाओं को अनुभवों को उपेक्षित कर दिया गया। ठीक है ना, तो नारीवाद परिवार के दृष्टिकोण को चुनौती देता है और घरेलू क्षेत्र में महिलाओं के अनुभवों की पड़ताल पर ध्यान देता है कि कौन कौन से काम घरों औरतों को घर के अंदर करने पड़ते हैं। उदारवादी नारीवाद आता है जो ये बहस करता है कि महिला और पुरुष अपने जैविकी के कारण भिन्न भिन्न नहीं है बल्कि सामाजिकरण की लैंगिक भूमिका आधारित प्रक्रिया के कारण भिन्न है। वो कहता है कि लिंग सेक्स की वजह से अलग अलग नहीं है, जो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया आ गई यानी जेंडर जो आ गई उसकी वजह से इनको अलग किया गया है। और वे इन तथ्यों की पहचान करते हैं कि लैंगिक भूमिका आधारित सामाजिकरण के द्वारा महिलाओं को सिखाया जाता है प्राथमिक रूप से कि गृहिणी है, किस तरह से घर में रहना है, उनमें शक्ति जो है उनकी शक्ति जो है, क्योंकि शक्ति सब में बराबर होती है लेकिन बचपन से उनको शर्मीला बना दिया गया तो शक्ति जो है उनकी रुक गई है। ठीक है ना, और महिलाओं की द्वितीयक स्थिति बन जाती है और प्रथम स्थिति में पुरुष आ जाते हैं और इसे परिवार का निजी क्षेत्र कहा जाता है, उन्हें पति पर निर्भर बना दिया जाता है। ठीक है ना, महिलाओं के लिए सभी क्षेत्रों में समान अवसर की मांग करते हैं वे कौन, उदारवादी नारीवाद। ठीक है ना, और उनका विश्वास है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी कोई भी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। फिर समाजवादी नारीवाद है, उग्र नारीवाद है, तो परिवार का नारीवाद अध्ययन। चलिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है हम ये देख लेते हैं ना। विवाह की परिभाषा, और इसमें तो मुझे नहीं लगता कि आएगा विवाह वगैरह कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन विवाह से होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि विवाह वगैरह से कोई क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन हाँ परिवार से क्वेश्चन 100% आ सकता है, जेंडर के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ओके राइट, ओके। विवाह के स्वरूप देख लीजिएगा, नारीवाद सिद्धांत, ओके। चलिए इसमें है नारीवाद से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि नारीवाद जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। ठीक है, ओके राइट। ओके, ये सभी चीजें नारीवाद के अंतर्गत परिवार के अंतर्गत ही चीजें आती हैं। मातृत्व, मातृत्व क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मातृत्व को छोड़ देते हैं। प्रजनन देख लीजिएगा, प्रजनन और सरोगेशी देख लीजिएगा, यानी कि कोख जो गोद में लेते हो सरोगेशी होता है ना, कोख को उधार में लेकर के बच्चे पैदा करना, 9 मंथ रखना, उसके बाद सीधे उसको दे देना। ठीक है ना, सरोगेशी शाहरुख खान ने भी एक सरोगेशी की थी। ठीक है, ओके, सरोगेशी कहलाता है। तो इसमें मुझे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं लग रहा है। सिर्फ परिवार से एक क्वेश्चन आ सकता है, जेंडर भूमिकाएं मातृत्व और मातृत्व और पितृत्व की हैं, तो आप चाहो तो देख सकते हो क्योंकि जेंडर भूमिकाएं मातृत्व और पितृत्व में तो नहीं आएगा लेकिन जेंडर भूमिकाएं पुरुषत्व और नारीत्व में 100% आएगा, तो इसे जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओके। चलिए तो ये इसमें से परिवार का ही है, परिवार से ज्यादा कुछ भी ऐसी क्वेश्चन इसमें मुझे नहीं लगता है। प्रजनन और सरोगेशी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। प्रजनन यानी बच्चे पैदा करना, जनरली जो महिलाएं होती हैं और एक फैमिली होती है उनके साथ प्रजनन यानी बच्चे पैदा करना होता है, अपने ही बच्चे। लेकिन सरोगेशी जो होता है, सरोगेशी होता है गर्भ को कोक उधारी में लेना, कोक को उधार में ले लेना। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, सरोगेशी कहलाता है। ठीक है, तो ये तो यूनिट आपकी ऐसी ही है, समकालीन चुनौतियां और प्रगतियां क्या है। तो मुझे इस वाले में कुछ खास नहीं दिखा, आपको दिखा तो आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ परिवार के बारे में देख लीजिएगा। ठीक है ना, ओके राइट। और जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछ सकता है तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ। परिवार से एक क्वेश्चन पूछेगा कि परिवार की भूमिका क्या है, उसका मूल्यांकन कीजिए, जेंडर के दृष्टिकोण से करना है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे खंड यानी ब्लॉक 3 ले लेते हैं, जेंडर और कार को देख लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हम वो देख लेते हैं। तो ये यूनिट आपकी 7 है और कार को जेंडरीकृत करना। ठीक है ना, राइट, कार को
किस तरह से कार्य में भी, वर्क में भी जेंडर को लाया गया है और एक तरह से जेंडर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए इसमें अगर यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे श्रम बल सहभागिता अर्थव्यवस्था में जो जेंडर अंतराल है ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साथ ही साथ में कार्य स्थल यानी कार्य में जेंडर भेदभाव जो किया जाता है, इन दोनों चीजों को यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है ना, राइट। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सीधे हम इसी पे चलते हैं। एक और चीज देख लीजिएगा, उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्य, इसलिए क्योंकि एज ए टिप्पणी के रूप में आपके इसमें 5-6 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 4-6-7 होते हैं, इसमें 4-5 आपको करने होते हैं, शायद 100 में या 250 वर्ड में लिखने होते हैं, ठीक है ना, एज ए टिप्पणी के रूप में। तो इसको देख लेते हैं कि उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्य क्या होते हैं, ठीक है ना, राइट। तो अगर यहाँ पे इसको देखेंगे तो उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्य जो होते हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था के रूप में दिया गया है, ठीक है। यानी कि कृषि मूलक अर्थव्यवस्था के लिए महिलाओं के महत्व को रेखांकित किया गया है। और किसने किया है? डेनमार्क के एक अर्थशास्त्री एस्टर ने किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि खास तौर पर जो उप सहारा अफ्रीका है, उनको, अफ्रीका को महिलाओं द्वारा की जाने वाली कृषि प्रणाली के एक ऐसे व्यापक ग्लोबल इलाके के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका का एक सहारा क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं के द्वारा ही कृषि की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है ना। और जहां पारंपरिक होए, HOE होए है ये, ठीक है ना, तो हो तकनीकी का प्रयोग करने वाली महिलाओं के ऊपर खाद्यान्न उत्पादन का सारा भार पड़ता है। तो जनरली मतलब कि जेंडर को अगर देखा जाए तो जेंडर के तौर पे देखा जाता है कि जनरली महिलाओं को ऐसे काम दिए जाते हैं जहाँ पे उनका श्रम भी ज्यादा लगता है, उनको पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। अपने भारत में देखा जाए तो औरतें जो है खेतों में भी जाके काम करती है, अदरवाइज उनको कह दिया जाता है कि तुम घर गृहस्थी को संभालो, खेत का मैं कर लूंगा। अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर महिलाओं द्वारा एक कृषि प्रणाली है जिसको हो कहा जाता है, ठीक है ना। और वहां पर उनके द्वारा बहुत ज्यादा कृषि किया जाता है और तकनीकी प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है। और तकनीकी प्रयोग करने से महिलाओं के ऊपर खाद्यान्न उत्पादन ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कृषि उत्पादन में अपनी भूमिका निभाने वाली जो महिलाएं होती हैं और उनकी जो प्रस्थित होती है, उनके बीच पुरुषों के आमने सामने एक सकारात्मक संबंध की पहचान होती है। तो ये आपका उत्पादन और पुनरुत्पादन कार्य है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये दिया हुआ है, इमेज दिया हुआ है, और यहाँ पर एक लेडीज को दिखाया गया है कि वो लकड़ी का गट्ठा भी लेके जा रही है, सिर पे देखिए पानी भी लेके जा रही है, मटका भी रखा हुआ है। एक बच्चे को देखिए कमर में बांध के रखी है और एक बच्चे को कराते हुए हाथ से लेके जा रही है। इधर देखिए आप तो खाना भी पक रहा है, घर में भैंस है तो 100% उसका भी काम वही करती है। और आदमी क्या कर रहा है? मस्त यहाँ पे बेड पे लेटा हुआ है। यहाँ पे लिखा ओ शी डज नॉट वर्क, सी इज अ हाउस वाइफ। अब बताइए, ये जेंडर है। वो औरत जो घर का पूरा काम कर रही है, बच्चों को देख रही है, खाना बना रही, झाड़ू पोछा बर्तन हर एक काम कर रही है। गाँव में देखा जाए तो गाय बैल की भी खेती में भी वो अपना योगदान दे रही, सब कुछ कर रही। इसके बावजूद भी कहा जाता है कि वह कोई काम नहीं करती है, वो क्या है? वो एक हाउस वाइफ है। अब इससे ज्यादा क्या जेंडर का पक्षपात हो सकता है औरतों के प्रति, ठीक है ना, राइट। तो ये यहाँ पर दर्शाता है, तो इसे देख लीजिएगा, उत्पादन और पुनरुत्पादन, ठीक है ना, ओके। अब पुनरुत्पादन की भूमिका पर खास जोर देता है नारीवादी आंदोलन। नारीवादी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नारियों के लिए हर एक चीज में योगदान देना, अच्छी चीजों में, जेंडर पक्षपात को दूर करना, चाहे हिंसा के लिए हो, यौन शोषण के लिए हो, महिलाओं के लिए जहां पर आगे खड़े होने की जरूरत होती है वहां पे नारीवाद आंदोलन शुरू हो जाता है। तो पुनरुत्पादन की भूमिका यानी कि घर परिवार के कामकाज के अधिकांश हिस्सों को महिलाएं ही संपन्न करती हैं, ठीक है ना। जैसे परिवार के लिए भोजन पकाना। गैर भुगतान पुनरुत्पादन की भूमिका। गैर भुगतान, कुछ भी पैसा उनको नहीं मिलता है, कोई सैलरी नहीं मिलती है, गैर भुगतान हो गया, ठीक है ना। लेकिन काम क्या करती है? वो परिवार के लिए भोजन पकाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, जल ईंधन मतलब कि खाना बनाने की लकड़ी इकट्ठा करती है, ठीक है ना। बच्चों की देखभाल करती है, जो बूढ़े होते हैं घर में उनकी देखभाल करती हैं, ठीक है ना। बीमार पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करती है, सब भी कुछ काम करती है, लेकिन उनको पैसा इसका नहीं मिलता है। तो भारत में गैर भुगतान वाले देखभाल के जो कार्य पुरुष करते हैं उसका लगभग 10 गुना अधिक कार्य महिलाएं करती हैं। यानी पुरुष जो गैर भुगतान वाला काम करता है जिसमें पैसा नहीं मिलता, जनरली सब बहुत कम ही काम होता है
उससे 10 गुना ज्यादा के काम औरतें कर लेती, ठीक है ना। और गैर भुगतान वाले कार्य का 3/4 हिस्सा दैनिक घरेलू कामकाज वाला होता है, जो अभी ऊपर जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अगर तुलना के लिए दो अन्य देश एशियाई देशों यानी कि चीन और बांग्लादेश पर विचार करें तो गैर भुगतान वाले कार्यों के मामले में वहां महिलाएं पुरुषों की तुलना में महज 3 और 4 गुना कार्य ही करती हैं। तो ये देख लीजिएगा, उत्पादन और पुनरुत्पादन क्या चीजें हैं, टिप्पणी के रूप में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। राइट, चलिए ओके। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ये देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, अच्छा इसमें जेंडर जेंडर जो हम ऊपर पढ़े थे, ठीक है, तो यहाँ पे इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है चलिए ओके। नहीं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। भुगतान वाले देखभाल संबंधी कार्य, तो ये यहाँ पे इतना नहीं है, ओके। जैसे ये है उत्पादन और पुनरुत्पादन कार्य से आप क्या समझते हैं, टिप्पणी के रूप में आ सकता है, ठीक है ना। कार्य के लिए मापन और मापक क्या है, तो मापन और मापक मुझे नहीं लगता। हाँ, जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि श्रम बल सहभागिता और अर्थव्यवस्था में जेंडर अंतराल, और इससे एक क्वेश्चन 100% पूछेगा श्रम बल सहभागिता से और साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना। जेंडर जो देखने को मिलता है अर्थव्यवस्था में भी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब जेंडर असमानता जो देखने को मिलता है, ठीक है ना, वो वर्तमान समय में भी देखने को मिल रहा है और एक इसे मुद्दे के रूप में उठाया जाता है। ये जेंडर असमानता सभी जगह पे है, नौकरी भर में नहीं है। नौकरी के साथ साथ में उत्पादकता जो भी ऊपर देख कर आए हैं, जीडीपी वृद्धि में अगर देखा जाए, और साथ में असमानता के लिए भी बहुत ज्यादा असर ये डालता है। अब समाज में जो ये जेंडर व्याप्त है, जेंडर को ज्यादा लोग लेते हैं, खासतौर पे पुरुषों को बढ़ावा देते हैं, महिलाओं को नहीं देते हैं, तो समाज में व्याप्त जेंडर अंतरालों को संबोधित किए बिना भारतीय महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को कार्य रूप प्रदान नहीं किया जा सकता है। जेंडर को खत्म करके ही भारतीय महिलाओं को आर्थिक रूप दिया जा सकता है, उनको कार्य दिया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी में यानी कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, जो एक जीडीपी जिससे बनता है, उसमें महिलाओं के योगदान के हिस्से का वैश्विक औसत यानी विश्व के औसत पर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 37% है। एज एग्जाम्पल के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और अगर इसके मुकाबले भारत में हम देखते हैं, ठीक है ना, तो जीडीपी में महिलाओं के योगदान का हिस्सा बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर, विश्व के स्तर पर 37% है सभी विश्व में महिलाओं का जीडीपी अगर मिलाया जाए काम करने वाली। लेकिन अगर हम भारत के स्तर पर देखते हैं कि हमारे देश में जीडीपी में महिलाओं का कितना योगदान है, तो बहुत ही कम है, और ये दुनिया के किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में सबसे ज्यादा कम है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन जेंडर ही तो है ना। अच्छा, जेंडर क्यों है, क्योंकि जेंडर की वजह से औरतें हैं, औरतों को जो पुरुष होते हैं वो अपने से ऊपर जॉब में देखना नहीं चाहते, अपने से ऊपर पोस्ट में देखना नहीं चाहते यार। अगर किसी की लेडीज बॉस होती है तो उनके मन में एक हीन भावना आ जाती है कि मुझे एक लेडीज, एक औरत के नीचे रहना होगा और उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होगा। ये जेंडर, ये पक्षपात होता है। तो भारत में अगर पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी बाजार अर्थव्यवस्था के भुगतान वाले कार्यों में हिस्सा लिया होता, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दुनिया के सभी क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती। तो भारत में देखा जाए कि जनरली बिजनेस में औरतें अगर कुछ टाइम पहले की, वर्तमान में भी है और पहले भी था, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अगर देखा जाए, इकोनॉमिक तौर पे देखा जाए, तो इसमें एग्रीकल्चर वगैरह में देखा जाए तो औरतें बहुत कम है, बहुत कम इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और बहुत कम इन लोगों ने इसकी ओर रुझान किया है। तो अगर ये शुरू से ही बाजार अर्थव्यवस्था में आ गई होती, बिजनेस के तौर पर आगे निकल कर आई होती, तो आज जो भारत की जीडीपी दर है वो दुनिया के क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक होती, ठीक है ना। और यहाँ प्रत्येक क्षेत्र में श्रम बल सहभागिता की दरों में और काम के घंटों और प्रतिनिधित्व के में मौजूद अंतराल भी समाप्त हो गए होते। अंतराल का मतलब जो एक अंतर होता है, वही ना कि एक ही काम में अगर एक ही पोस्ट पे एक ही काम को पुरुष कर रहा है और औरत कर रही है, तो यहाँ पे औरत को उससे कम सैलरी दी जाती है, इसके बारे में भी चल रहा है ना। तो ये जेंडर ही है, और ये अंतराल महिलाओं की उत्पादकता पर भी असर डालते हैं और पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर आकर वो श्रम बाजार में सहभागी बनने के लिए महिलाओं,
अब पुरुष के साथ बराबरी वो तभी कर सकती जब वो बाजार में आएंगी और एक साथ में काम करेंगी। सहभागी का मतलब एक साथ में काम करना, कदम से कदम मिलाकर चलना। तो इनके रास्ते में भी बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी बाधाएं आती, ठीक है ना। और उन्हें एक निश्चित समय के भीतर पूरी तौर पर उनको मुश्किलों को, उन कठिनाइयों को समाप्त करना होता है। और यहाँ पर महिलाओं की सहभागिता अंततः उनके व्यक्तित्व चुनाव का मामला बन जाता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे कार्य किया जाता है, कार्यस्थल, जहाँ पे भी कोई भी जगह हो सकती है, वो ऑफिस है, बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है, वहां पर महिलाओं की भूमिका को समाज में उनकी भूमिका से अलग करके हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। ओके। तो महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को साकार करने के लिए आवश्यक है कि कार्य क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र दोनों में जेंडर अंतरालों को, जो असमानता है, ठीक है ना, उनको घटाया जाए। और क्योंकि एक क्षेत्र में समानता आने से दूसरे क्षेत्र में समानता का संचरण ऑटोमेटिक होने लगेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रम बल सहभागिता और अर्थव्यवस्था में जेंडर अंतराल, या फिर अर्थव्यवस्था से और भी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, श्रम बल सहभागिता और अर्थव्यवस्था आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। अब बाकी ये दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि श्रम बल सहभागिता की बात करते हैं तो इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से पीछे हैं। शहरी नहीं, गांव ही नहीं, शहर में भी जो महिलाएं हैं पुरुषों से पीछे हैं। और 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो भारत में महिलाओं की जो श्रम बल सहभागिता दर है वो शहरी इलाकों में, शहरों में, सिटी में सिर्फ 21% है। और ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो 36% है, जो पुरुषों की तुलना में भी बहुत कम है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को मिलने वाले कुल रोजगार का लगभग 75% जो है कृषि क्षेत्र में, जबकि पुरुषों के मामले में है 59% है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। और महिलाओं के लिए क्या ज्यादा होता है, वो दिहाड़ी मजदूरी बन जाती हैं या गैर भुगतान वाले काम करती हैं, ठीक है ना। जनरली देखिए जो ये घर मकान वगैरह बनते हैं, इन चीजों में कंस्ट्रक्शन का जो काम चलता है वहां पे महिलाएं ज्यादा तौर पर होती है, ठीक है ना। या फिर गैर भुगतान वाला काम करती है, घर के काम को कर लेती हैं ये, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, कुछ महिलाएं जो स्वरोजगार करती हैं, खुद का उनका बिजनेस होता है, तो जनरली क्या करती हैं वो घर पर आश्रित होती, घर आधारित उनका वो काम होता है, ठीक है ना। वो घर आधारित श्रमिक होती हैं, घर पे रह करके अपने काम को चलाती हैं। तो ऐसी श्रमिक उत्पादन तो वो बाजार के लिए करती है, लेकिन सारा काम वो अपने घरों में ही करती रहती हैं, ठीक है ना। मतलब काम तो बाजार के लिए कर रही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना ऑनलाइन, अब वो घर में रह के करना, ठीक है। तो निर्धनता के प्रति खतरे का एक श्रेणी तंत्र यहाँ पे मौजूद है, देखने को मिलता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है ये, ठीक है ना। वैश्विक स्तर पे पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए देख लेते हैं। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कार्यस्थल या कार्य में जेंडर भेदभाव किस तरह देखने को मिलता है। हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, जेंडर भेदभाव क्या है, ठीक है ना। ओके। तो जेंडर भेदभाव हमें पता है कि कार्यस्थलों में किस तरह से किया जाता है। पक्षपात किया जाता है। पुरुषों और महिला अगर दोनों वहां पे काम कर रही है, वर्क कर रही है, वर्किंग वूमेन है, तो 100% के साथ वहां पर भेदभाव किया जाता है। यौन उत्पीड़न अपराध लोगों के द्वारा उनमें किया जाता है, ठीक है, राइट। तो ये सभी जगह देखने को मिलता है, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कहीं पे भी वुमेन्स काम कर रही हो, ये सभी जगह देखने को मिलता है, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो इसे देख लीजिएगा, कार्यस्थल में जेंडर भेदभाव आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। और पहले वाले भी उसमें हम इसको पढ़ा चुके हैं, ऊपर भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, अब एक तो ये भी चीजें होता है, देखिए कि जनरली क्या होता है कि उनका उत्पीड़न किया जाता है ऑफिसों में, जहां भी वो काम कर रही हैं, ठीक है ना। या फिर उत्पीड़न जो किया जाता है, तो उत्पीड़न करने के साथ साथ में कुछ घटनाएं उनके साथ ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं कभी कभी कि नौकरी बहुत कम होती है, ठीक है ना। और नौकरी की संख्या बहुत कम होती है, लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो काम के लिए, काम की तलाश करती हैं, खोजने का प्रयास करती हैं। तो अब यहाँ पे लड़कियों को काम दिलाने के बहाने किसी नौकरी में भर्ती करने के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना, राइट। उत्पीड़न कहाँ नहीं होता है, सभी जगह होता है, ऑफिस वगैरह में भी होता है। यौन उत्पीड़न अभी जस्ट पिछले वाले यूनिट में पढ़ाया है, उसमें ब्लॉक में पढ़ाया है, ठीक है ना, राइट। चाहे शिक्षण हो, प्रशिक्षण संस्थान हो, घरेलू महिला, श्रमिक हो, विस्थापित मजदूर हो, नौकरी वाली हो, कोई भी महिलाएं हो, सभी महिलाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और किसी न किसी बहाने पे उनके साथ यौन उत्पीड़न किया ही किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट जिसको बोलते हैं वो किया जाता है उनके साथ, ठीक है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए मायने रखता है। चलिए, इस पे एक टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है। ओके, चलिए,
अब सुझाव चाहे तो आप सुझाव यहाँ पर देख सकते हैं, क्या सुझाव देना चाहेंगे। तो अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो जेंडर असमानता को मजबूती प्रदान करने वाले सामाजिक मानक और व्यवहार गहराई तक अपनी जड़ें जमा के रखे हुए हैं, ठीक है ना, राइट। और महिलाओं और लड़कियों के पास जो विकल्प और अवसर हैं वो बहुत कम है, उनके दायरे बहुत सीमित कर दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक हो जाता है कि भारत के बड़े प्रांतों में सेकेंडरी और टर्शियरी शिक्षा में जेंडर अंतरालों की भरपाई की जाए, उनको नौकरी दी जाए, ठीक है। और जो भी बाधाएं आती हैं नौकरी प्राप्त करने में उनको समाप्त किया जाए। बुनियादी क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए कौशल स्किल डेवलपमेंट किया जाए, कौशल स्किल जो ट्रेनिंग होती है इसके कौशल प्रशिक्षण वो दिए जाए, उनका विस्तार किया जाए, ठीक है ना, ओके, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। संगठन जो होते हैं तो संगठनों में जेंडर के हिसाब से विविध नीतियों और व्यवहारों को बढ़ावा दिया जाए। महिलाओं के लिए तथा कानूनों को लागू करने के लिए प्रावधानों को सशक्त किया जाना चाहिए। घरेलू कामकाज, बच्चों, वृद्धजनों के देखभाल के लिए अत्यधिक बोध को समझ के दूसरों को भी कार्य सौंपे जाए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है एज ए सुझाव के रूप में चाहेंगे, ठीक है ना, राइट। महिलाओं की दशा बदलने के लिए, भारत में महिलाओं की काम करने की दशा बदलने के लिए क्या आप सुझाव देंगे, लिखिए। ये क्वेश्चन यहाँ पे एक अलग क्रिएट हो सकता है, ठीक है, ओके। तो इसे देख लीजिएगा। चलिए हम संदर्भ आ गया, मतलब हमारा ये यूनिट फिनिश्ड हो गई है। कार्य और श्रम बाजार में जेंडर मुद्दे, ये जेंडर का ही पूरा है और कार्य का है, ठीक है ना। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, चलिए देख लेते हैं, ओके। चलिए नीचे पढ़ते हुए चलते तो समझ में आ जाएगा। ये तो नहीं है। अब औरतों के क्या काम होते हैं वो शुरू में भी बताया, बताते ही आ रहे हैं, है ना। जैसे महिलाओं के कार्य में क्या क्या शामिल, अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं, है शुरू से हम पढ़ ही रहे हैं। घर के जितने भी काम होते हैं, दायरा सीमित होता है, घर के अंदर रहना होता है। तो जो घर के दायरे के अंदर रहती है उनके क्या काम होते हैं, कुछ लोग जॉब वगैरह करती हैं, कुछ बाहर करती है, तो उनके क्या काम होते हैं, तो इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कृषि और घरेलू कार्य जो होते हैं इस पे महिलाएं ज्यादा संलग्न है, उनको जनरली ये काम दिया जाता है करने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया कार्य महिलाओं के। नहीं, ये भी नहीं देखेंगे हम, ओके। शिष्ट कार्य क्या होते हैं, डिसेंट वर्क क्या होता है, ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना। सभी के लिए शिष्ट कार्य, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा लाई गई संकल्पना है। किस उद्देश्य के मकसद से लाया गया है, स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और मानवीय गरिमा, ठीक है ना, इनकी स्थितियों में शिष्ट और उत्पादक कार्य हासिल करना। और साथ ही साथ में सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए अवसरों को बढ़ावा देना। और पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए दोनों के लिए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए शिष्ट कार्य लाया गया, जिसका मतलब है सभी के लिए शिष्ट कार्य, डिसेंट वर्क, ठीक है ना। जैसे इसके 4 स्तंभ है संकल्पना के, रोजगार और उद्यम, कार्य यानी कार्यस्थल के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा और बातचीत। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर में टिप्पणी में दिया आता है तो आप इसे लिख लो, ठीक है ना, ओके। चलिए हाशियाकरण और अनौपचारिकरण, मैंने इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं लगता लेकिन एज ए टिप्पणी के रूप में आ सकता है, पर कितना पूछेगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं, कार्यस्थल पर यौन शोषण, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक क्वेश्चन में लॉन्ग वाले में भी पूछ सकता है, ठीक है। पहले भी पढ़ चुके हैं इसको, दोबारा फिर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए कि कार्यस्थल पर यौन शोषण का मुद्दा कार्यस्थलों पर जो महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा हुआ है और एक महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि हमारा समाज जो है प्रतिशतात्मक है, यानी पिता का अधिकार, पिता की शक्ति और पुरुष का, आपका पित का मतलब पिता लेकिन पुरुष से कह लीजिए, ठीक है ना, पूरे अधिकार उसके पास होते हैं। और प्रतिशतता के कारण महिलाओं पर प्रयुक्त यानी उपयोग की जाने वाली जो पौरुष शक्ति होती है वो एक अभिव्यक्ति है। तो जनरली औरत को आदमी के नीचे, आदमी अपने नीचे औरतों को दबा के रखता है। पूरे घर परिवार में मुखिया जो होता है वो पुरुष होता है और पूरे उसी के हाथ कानून चलते हैं। तो यौन शोषण दैनिक जीवन में महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा होती है, ठीक है ना, राइट। और जनरली जो ये होता है वो कार्यस्थल पर महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किया जाता है और वहां पे ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। यहाँ पे एक केस भी सामने आया था, यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने एक यौन शोषण को जो है एक परिभाषा दी थी और इस रूप में कहा था कि यौनिक रूप से तय किया गया कोई भी अवांछित व्यवहार। अब देखिए यौन शोषण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, अगर ये होता है तो वो यौन शोषण होगा। तो अवांछित व्यवहार जैसे शारीरिक संपर्क,
यौनिक आग्रह स्वीकार करने के लिए मांग या निवेदन करना, और यौनिकता के रंग में रंगे हुए इशारे करना, अश्लील साहित्य का प्रदर्शन करना, यौनिक प्रवृत्ति की कोई भी अवांछित शारीरिक मौखिक क्रिया, यानी कि एक तरह से बॉडी पार्ट्स को छूना, अनवांटेड इच्छा नहीं है तब भी, या फिर अश्लील कमेंट्स करना, अश्लील इशारे करना देख के, इस तरह की चीजें जो होती, ठीक है ना, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मौखिक या अमौखिक आचरण करना, ठीक है ना, ये यौन शोषण को परिभाषित किया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है सर्वोच्च न्यायालय ने कि यौन शोषण महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ठीक है ना, राइट। तो वो कार्यस्थल पर होने वाले यौन शोषण का समाधान करे और ऐसे शोषण को रोके जो नियोक्ता होते हैं उनके लिए एक आदेश दिया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए यौन शोषण, और पहले भी इसको हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे डिटेल में दिए, डिटेल में तो वहां पे भी था, अब एक यूनिट ही यहाँ पर इसके बारे में दे दी गई है। तो अच्छा, यौन शोषण तो क्या हो गया हमने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर जनरली क्या होता है कि यौन शोषण या तो लेडीजें वुमेन्स ऐसी होती हैं जो सह लेती हैं, दबा जाती हैं, शर्म हया के बारे में बताती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि समाज में और ऑफिस में जो है उनकी इंसल्ट होगी, उनकी इज्जत जाएगी, लोग क्या कहेंगे, उनका जो रुतबा है, जो एक समाज में इज्जत है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी वजह से भी नहीं बताती। कुछ जो औरतें होती हैं बताती भी हैं तो कुछ होता भी नहीं है, उनको दबा दिया जाता है, ठीक है ना, ब्लैकमेल किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर यौन शोषण को रोकने के लिए कुछ कदम भी कौन से कदम उठाने चाहिए, ठीक है ना, यौन शोषण को किस तरह से रोका जा सकता है। तो पहला है कि श्रमिकों की बैठकों में और नियोक्ता कर्मचारी की बैठकों में मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से चर्चा करना। नियोक्ता कर्मचारी यानी कि मान लीजिए किसी के साथ ऐसा हुआ तो उसके लिए एक जो कर्मचारी काम पे कर रहा है, जो श्रमिकों की बैठक है, दिशा निर्देशों को प्रधानता से प्रदर्शित करना। क्यों? ताकि जो महिलाएं कर्मचारी है उनके अधिकारों के बारे में वो जागरूक हो, प्रचार प्रसार करना। समिति के जो सदस्य हैं उनके नामों को और उनसे संपर्क करने के लिए आवश्यक विवरण उपलब्ध कराना। नियोक्ता एक यौन शोषण विरोधी नीति के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर चीजें दी हुई है यौन शोषण को रोकने के लिए। अब मुझे लगता है कि हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि यौन शोषण से आप क्या समझते हैं, कार्यस्थल पे यौन शोषण से आप क्या समझते हैं और इसको रोकने के क्या कदम है, आप इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और यहाँ पर एक केस स्टडी भी दी हुई है यौन शोषण के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे देख लेते हैं। यौन कार्य ये ऊपर भी पढ़ा चुके हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवाकरण, क्या सेवाकरण इंपॉर्टेंट है और क्या सेवाकरण से कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि सेवाकरण यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। चलिए, हाँ, ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग क्या है ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट हो सकता है और ये एज ए टिप्पणी के रूप में आ सकता है लिखने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर भी पढ़ा था कि रोजगार पाने के लिए महिलाओं को बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और इसमें खास तौर से 2 तरीकों की बाधाओं का सामना करना पड़ता है रोजगार पाने के लिए, ठीक है ना। एक तो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, समाज ही ऐसा है कि वहां पे उसको बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, और दूसरा पितृसत्ता के कारण, पितृसत्ता के कारण मतलब समाज पसंद नहीं करता है, पुरुष वर्चस्व समाज होता है, उसके अधिकार उसकी शक्तियां होती है, ठीक है ना। और इन्हीं की वजह से महिलाएं पारंपरिक व्यवसायों को ही चुने। वो चाहते हैं कि जो महिलाएं को परंपरा से जो समाज उनको सिखा रहा है उन व्यवसायों को चुने, उन्हीं व्यवसायों को करे, घर से बाहर निकल के और कुछ काम ना करे। 2 बाधाएं हैं, और इस बाधा के बाद भी दूसरी बात यह है कि कार्य करने के लिए महिलाएं जो क्षेत्र चुनती भी हैं तो उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने और प्रोन्नत पाने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। यही जेंडर पक्षपात है, ये जेंडर पक्षपात है कार्य स्थल पर जो महिला के साथ होता है, और इसे ही ग्लास सीलिंग कहा जाता है। मतलब कि महिला रोजगार पाने के लिए कोशिश करती है तो बहुत सारी बाधाओं का सामना तो करना पड़ता है। बाधा का सामना 2 वजह से, सामाजिकरण से और प्रतिशतता की वजह से। चलो वो किसी तरह से क्या करती है, रोजगार पा भी लेती है, रोजगार करने भी लगती है, कुछ काम भी करने लगती है, तो आगे बढ़ने के लिए, प्रमोशन के लिए, प्रोन्नत पाने में भी उसको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याएं मुश्किलें आती हैं, और इन्हीं समस्या मुश्किलों को ग्लास सीलिंग कहा जाता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो संगठन करता हो, तो संगठन होता हो महिलाओं को निचले पदों पर ही भर्ती करता है। मैंने कहा ना, जेंडर यहाँ पे भी देखने को मिला, पुरुष नहीं चाहेगा कि किसी एक महिला के अंडर में काम करे, उसकी बॉस महिला हो, बिल्कुल भी नहीं
चाहेगा, उसके मतलब कि नियम के हिसाब से, उसके कायदे, उसके रूल के हिसाब से वो काम करे। तो संगठनों में निचले पदों पर काम करने जब महिलाओं को रखा जाता है तो इसका परिणाम यह होता है कि वो कार्य करने के परिवेश या वातावरण पर महिलाओं को बहुत ही कम नियंत्रण रह जाता है, ठीक है ना। और उनके पास शक्तियां भी बहुत कम होती हैं। भाई जो व्यक्ति एक ऑफिसर की पोजीशन पे बैठा हुआ है तो उसे निर्णय लेने की पूरी शक्तियां हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बिल्कुल नीचे वाले पोजीशन में बिठा दिया जाए तो 100% उसके पास शक्तियां कुछ भी नहीं रह जाएंगी। यही महिला के साथ होता है, ठीक है ना। तो प्रोन्नत के मामले में, प्रमोशन के मामले में संगठन महिलाओं के साथ लैंगिक भेदभाव करता है और वो महिलाओं को कम वेतन भी मिलता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जेंडर में सबसे समान काम समान वेतन चल भी रहा है, ये कोर्ट में शायद चल रहा है। तो ये है कि महिलाओं को कम वेतन वाले पदों पर ही बनाए रखने चाहते हैं वो, इसे सबसे नीचे वाली पोस्ट उनको दी जाती, ठीक है ना। तो महिलाओं के पास प्रोन्नति, आगे बढ़ने के अवसर बहुत कम होते हैं और यही क्या कहलाता है, ग्लास सीलिंग कहलाता है, ठीक है। ओके चलिए अब देख लेते हैं क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। और चलिए तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, हाँ ये फिनिश्ड हो गया, ये ब्लॉक आपका फिनिश्ड हो गया है। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा, ये है 4 ब्लॉक है आपका और इसमें है स्वास्थ्य, सॉरी स्वास्थ्य एवं जेंडर। तो क्या स्वास्थ्य से कोई क्वेश्चन बन सकता है? स्वास्थ्य में देख लेते हैं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, ओके। और प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांक, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नहीं, इसमें तो मुझे कुछ, ठीक है। और असाइनमेंट से देख के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं। सॉरी। तो चलिए यहाँ पर देखते हुए चलते हैं क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, बस जान लीजिए। प्रजनन अधिकार वे कानूनी अधिकार है जो व्यक्ति दंपति को प्रजनन या प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने की छूट देते हैं, ठीक है ना, राइट। तो प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार की अवधारणा को कम आयु की महिलाओं के उस संघर्ष को भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है, और जो गर्भपात के कानूनी अधिकारों की मांग भी करती हैं। तो ये है यहाँ पे प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार क्या है, ठीक है ना। तो इसे और भी आप देख लीजिएगा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है। महिलाओं के लिए निम्नलिखित अधिकार शामिल हो सकते हैं। प्रजनन अधिकारों में कौन कौन से अधिकार उनको दिए गए ये देख लीजिए, हो सकता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। तो कानून या सुरक्षित गर्भपात का अधिकार जो है महिला को है। जन्म दर को नियंत्रित करने का अधिकार है, मतलब कितने बच्चे चाहिए महिला को अधिकार है। गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य की उपलब्धता का अधिकार और प्रजनन के चुनाव करने में शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना। यहाँ पर ये 4 अधिकार महिला को प्रजनन के लिए दिए गए हैं। तो ये देख लीजिएगा प्रजनन स्वास्थ्य क्या है। अब प्रजनन स्वास्थ्य पूर्णतः शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था होती है, ठीक है। और कोई भी दुर्बलता है, बीमारी ना हो उसमें, वो प्रजनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब इसमें और क्या, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रजनन स्वास्थ्य में अधिकार भी इसमें भी दिए गए हैं। चलिए भारत में प्रजनन नहीं, ये नहीं है, ओके ठीक है, नहीं इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सतत एवं सतत मूलक समाज बनाने के लिए विकास के कुछ लक्ष्य रखे गए हैं। किस विकास के? भारत में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य उपागम के अंतर्गत ये यहाँ पर दिए हैं। सतत आर्थिक विकास, बालिकाओं के लिए शिक्षा, लैंगिक समता, समानता, महिला सशक्तिकरण, शिशु बाल एवं मातृ मृत्यु दर में कमी, कुछ चीजें यहाँ पर है। तो ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांक ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट आपके लिए इसमें से बन सकता है, ठीक है ना। तो प्रजनन स्वास्थ्य के सूचकांक में देखभाल की गुणवत्ता आ जाती है, ठीक है, इसमें दोनों की देखभाल करना होता है, जच्चा और बच्चा दोनों की देखभाल करना आ जाता है। फिर लैंगिक संबंध, जेंडर संबंध, महिला सशक्तिकरण इसके अंतर्गत आ जाता है। 2 यहाँ पर दिए हुए हैं। तीसरा है गर्भ निरोध एवं गर्भपात, इसके अंतर्गत आ जाता है। और चौथा है मानसिक स्वास्थ्य, इसी के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। सूचकांक है प्रजनन के, देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। किशोरों के प्रजनन अधिकार इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, ओके राइट। चलिए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य नीति मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। चलिए सारांश आ गया, मैंने कहा था कि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जेंडर और दिव्यांगता, अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ओके। देखिए सामाजिक अभिवृत्तियां और रूढ़िबद्ध धारणाएं, स्टीरियोटाइप्स, जो कि हम पुरुषत्व में पढ़ चुके थे, ठीक है। और सामाजिक अभिवृत्तियां और रूढ़िबद्ध धारणाएं, और आई थिंक्स ये एक क्वेश्चन कहीं पे पूछा गया है, ठीक है ना। सामाजिक रवैये, अभिवृत्ति, रूढ़िबद्ध संरचनाओं का वर्णन कीजिए अक्षमता के संबंध में।
असाइनमेंट जरूर देखा करिए आप लोग, ठीक है ना। ओके चलिए, तो यहाँ पे दिया है क्या, सामाजिक अभिवृत्तियां देख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अब दिव्यांगता क्या है, मस्तिष्क या शरीर की ऐसी दशा या स्थिति है जो व्यक्ति को कार्य करने को प्रभावित करती है, ठीक है ना। रोजमर्रा की जो एक्टिविटी गतिविधियां होती हैं उसमें वो भाग नहीं ले पाता, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। ये दिव्यांगता कहलाती है। और दिव्यांगता किसी व्यक्ति की सिर्फ चिकित्सीय समस्या नहीं होती बल्कि सामाजिक समस्या भी होती है, ठीक है, राइट। मान लीजिए किसी महिला को देखने की क्षमता समाप्त हो गई है तो वह उसका अंधापन है, किंतु उसके आसपास का परिवेश उसके कामकाज को कठिन और खतरनाक बना देता है, ठीक है ना, और महिला दिव्यांग बन जाती है। तो ये दिव्यांगता कहलाती है। इसके दो मुद्दे हैं, दो आयाम है, चिकित्सकीय और सामाजिक। अब जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा था, देखिए कि अक्षमता के संबंध में सामाजिक रवैये यानी अभिवृत्तियों एवं रूढ़िबद्ध संरचनाओं का वर्णन करना है। तो यहाँ पे आपको यही लिखना है, ठीक है, ओके राइट। तो इसे देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए, और ये है सामाजिक अभिवृत्तियां और रूढ़िबद्ध धारणाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत ये है। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, बहुत आसान, बहुत इजी है, ठीक है ना। ओके चलिए, ये जो दिव्यांग लोग होते हैं ना, इनको दया के भाव से देखा जाता है, दया भावना से। और दिव्यांग कहते हैं कि हमें आप दया भाव से मत देखिए, ठीक है ना। मतलब हम आपकी तरह ही हैं, आपसे अलग थोड़े जरूर हैं, कि हो सकता है कि थोड़ा सा शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थोड़ा सा हम अलग हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे दया की जरूरत नहीं है। दिव्यांग लोग जो होते हैं हमेशा आतंक, भय, तिरस्कार की भावना से ग्रस्त समझे जाते हैं, है ना। इन्हें अमानवीय रूप में देखा जाता है। उनकी छवि जो होती है एक सनकी और असहाय व्यक्ति के रूप में होती है, और वो ये मानते हैं कि परिवार के ऊपर वो एक बोझ के रूप में आ गए हैं, ठीक है ना। ये मिथ्यक होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि रामायण की जो मंथरा है जिसकी पीठ में कुंवर है, वह फिर भी महाभारत में वर्णित शकुनी है जो लगड़े की छवि होता है, लेकिन वास्तव में कर्म का सिद्धांत बताता है। तो कर्म ही सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना, राइट। और दिव्यांगता कर्मों का दंड है ऐसा माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, ये सामाजिक अभिवृत्तियां हैं, सोच है, लोगों की ऐसी सोच, ये सामाजिक अभिवृत्तियां कहलाती हैं, एप्टीट्यूड कहलाता है, लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो ये गैर दिव्यांग लोगों द्वारा दिव्यांगों के बारे में किया जाने वाला ये जो एक सोच बन जाती है कि पिछले जन्म का उसका पाप है जो इस जन्म में निकल करके आया है, ये क्या करता है, उसको और कमजोर बना देता है, अशक्त बना देता है। और साथ ही साथ में जो दिव्यांग लोग होते हैं स्वयं भी अपने बारे में जो ये नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाएं होती, जो पुराने टाइम से चली आ रही होती हैं, उनमें जकड़ जाते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में मिला लेते हैं। उनको भी लगने लगता है कि हाँ जरूर कोई पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा काम किया रहा होगा, पाप किया रहा होगा, कि इस जन्म में उनको ये सजा मिली, ठीक है ना। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये क्या है, ये रूढ़िबद्ध धारणा तो है ना। रूढ़िबद्ध धारणा के मतलब जो पुराने टाइम से सदियों से चली आ रही है, समाज ने बना दी, ठीक है ना। तो यहाँ पर निष्क्रियता, निर्भरता, एकाकीपन, अकेलापन, निम्न स्तर आत्मसात, सभी चीजें उनमें कम हो जाती हैं। तो दिव्यांग व्यक्तियों के प्रबंधन में दया, अलगाव और भेदभाव, लांछन जैसी चीजें जो होती है बाधक के रूप में काम करती हैं। तो ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सामाजिक अभिवृत्तियां और रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं कौन कौन सी, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है ना, ओके। भारत में अगर दिव्यांगजन को देखा जाए तो किस भाव से देखा जाता है, दया के भाव से देखा जाता है। और सेवा भाव तथा कल्याण पर आधारित कुछ सामाजिक नीतियां भी दिव्यांगों के लिए बनाई गई हैं। कुछ सहायक सामग्रियां बनाई गई हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती, उपकरण बनाए गए, पट्टियां, बैसाखी, श्रवण यंत्र वगैरह उनके लिए बनाए गए हैं, ठीक है ना, राइट। सरकारी नीतियां इनमें काम कर रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरूर देख लीजिएगा। चलिए, और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है ना। दिव्यांगता और जेंडर तो नहीं आएगा इसमें, ओके। विवाह और नहीं, हिंसा और उत्पीड़न भी नहीं आना चाहिए, शारीरिक सुगमता और आवागमन भी नहीं, शिक्षण, प्रशिक्षण और रोजगार भी नहीं आएगा। चलिए, और इसमें क्या, फुर्सत की गतिविधियां, तो ये भी ब्लॉक आपका फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना, ओके राइट। अब ले लेते हैं जल्दी से 5, और जो 5 ब्लॉक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देते हैं। जेंडर, कानून एवं समाज, और क्या आप जेंडर पढ़ रहे हैं, आपका सब्जेक्ट का ही नाम जेंडर है, तो 100% आप यही पढ़ेंगे, है ना। जेंडर आधारित हिंसा क्या होती है, तो मुझे नहीं लगता इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ओके ओके। चलिए, तो इसको लेफ्ट कर देते हैं।
जेंडर आधारित हिंसा क्या, अच्छा जेंडर आधारित हिंसा कौन कौन सी होती है, ठीक है ना, कि वो महिला और पुरुष वाली जो बातें होती हैं, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा, दहेज के कारण मृत्यु में उत्पीड़न होता है, यौन अपराध, कार्यस्थल पर बलात्कार, छेड़खानी, तेजाब एसिड फेंकना, सम्मान के कारण अपराध और कन्या होने के कारण गर्भपात। तो कुछ जेंडर आधारित हिंसाएं हैं जो समाज में औरतों को झेलनी पड़ती है, ठीक है ना, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्वेश्चन आप इसमें से ले लो, जेंडर आधारित हिंसा कौन कौन सी है, तो ये देख लीजिए इतनी यहाँ पे हिंसाएं हैं। अब इनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो जेंडर आधारित हिंसा की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। तो जेंडर आधारित हिंसा जैसे परिवार में हुई हिंसा, परिवार में भी कुछ हिंसाएं होती हैं, ठीक है ना, राइट, उनको आप यहाँ पर लिख दीजिए। समुदाय में हुई हिंसा, सत्ता के अभिकर्ताओं द्वारा की गई हिंसा, ठीक है ना, ये हो गया। ओके, चलिए, जैसे भारत में जेंडर आधारित हिंसा के कुछ प्रमुख प्रकार दिए हुए हैं। तो यौन अपराध, कार्यस्थल पर बलात्कार, छेड़खानी, यौन उत्पीड़न, दहेज के कारण मृत्यु एवं उत्पीड़न को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी, बहुत आसान है और हमारी जिंदगी से जुड़े हुए ये हैं, जो रोज आए टीवी मैगजीन वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, इतना तो नॉलेज हम लोग को है। घरेलू हिंसाएं हैं यहाँ पे, घरेलू हिंसा में है घटनाएं, श्रेणियां, चोट पहुंचाना, हिंसा तथा विवाह के वर्षों के बीच संबंध, ठीक है ना, ओके। सहायता मांगने कुछ चीजें हैं, इसे देख लीजिए। मानव तस्करी एक है, मानव तस्करी जनरली महिलाओं लड़कियों की होती है जो दूसरे देश में भेजी जाती है, ठीक है ना। तेजाब एसिड फेंकना, ठीक है, तो कुछ ये प्रकार है हिंसा के, जेंडर हिंसा के। सम्मान के कारण अपराध, तो ये देख लीजिएगा, कन्या होने के कारण गर्भपात करा देना, ठीक है ना, राइट, जेंडर हिंसा के कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हुए हैं। चलिए, तो ये भी यहाँ पर ब्लॉक यूनिट जो है फिनिश्ड हो गया। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, फिर वही चीज दे दिया, अब इसको नहीं पढ़ाएंगे। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है ये पढ़ा चुके हैं, उसके प्रकार देख लीजिए और विशेषताएं देख लीजिए, ठीक है ना, राइट, ओके। इतना देख लीजिए, विशेषता और क्या देखना है आपको यहाँ पर, ओके। चलिए, विशेषता देख लीजिएगा और प्रकार देख लीजिएगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रकार कौन कौन से हैं। कार्य के बदले सहयोग, प्रतिशोध की भावना, द्वेषपूर्ण कार्य करना, वातावरण तैयार करना, ठीक है ना, राइट। फिर कारण एवं विशेषताएं, क्यों कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न होता है, ठीक है ना, तो उसके क्या कारण है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये देख लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है, राइट, तो इसे देख लीजिएगा। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो यहाँ पे हो गई, ये क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ कुछ मिथक और यथार्थ। मिथक यानी कल्पना, झूठी चीजें, महिलाएं यौन उत्पीड़न धोखा खाने में मजा लेती हैं, ये मिथक है, ठीक है ना, गलत चीजें हैं। यथार्थ में रियलिटी है कि यौन उत्पीड़न अपमानजनक, भयावह, पीड़ादायक और घिनौना लगता है। तो ये कुछ चीजें मिथक और अफवाह में दिए तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। एक केस स्टडी दिया, आप चाहो तो कर सकते हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले क्या केस स्टडी के रूप में, उदाहरण के रूप में। तो कानूनी फैसले में भानवारी देवी का मामला यहाँ पे दिया हुआ जो दलित स्थिति, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। चलिए, तो ये भी ब्लॉक यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। अब हम ले लेते हैं 6 ब्लॉक जो आपका लास्ट ब्लॉक है, ठीक है ना, ओके, राइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना बताया उतना पढ़ लीजिए, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जेंडर प्रतिनिधित्व एवं मीडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें मीडिया का रोल जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मीडिया के बारे में पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जस्ट शायद 2 या 2 ब्लॉक में शायद था, ठीक है ना। तो जेंडर एवं भाषा, नहीं, भाषा का जेंडर निरूपण ये तो मुझे नहीं लगता है। लिंग एवं जेंडर भी पढ़ा चुके हैं, तो ये तो बन ही जाएगा, आएगा तो, ठीक है ना। जेंडर की अस्मिता क्या है ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। भाषा को प्रभावित करने वाले, नहीं, तो यहाँ पे इस वाले और क्या दिया है, ओके, नहीं। चलिए, तो यहाँ पे इस ब्लॉक से एक दो ही लेते हैं, ज्यादा नहीं लेते हैं। भाषा का जेंडर निरूपण यानी लैंगिकरण जो होता है वो क्या होता है, और लिंग बनाम जेंडर देख लीजिएगा। ये तो जस्ट हम लोग फर्स्ट ब्लॉक में देखे हैं। लिंग यानी सेक्स और जेंडर जो होता है, सेक्स और जेंडर में क्या फर्क है, जस्ट पहले ही बता चुके हैं कि जो लिंग होता है वो जैविक यानी जैव वैज्ञानिक होता है, और जेंडर होता है वो सामाजिक है, समाज से निर्मित होता है, ठीक है ना। बहुत सारे इसमें अंतर आपको बता चुके हैं, ओके, राइट, तो इसे देख लीजिएगा। नारीवाद के बारे में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो देख लीजिएगा, जो फर्स्ट है उसमें हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अस्मिता का मतलब व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने की अंतर भावना है, ठीक है ना, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके।
चलिए यहाँ पे तो नहीं है, इस वाले को छोड़ देते हैं, ठीक है, ओके राइट। भाषा को प्रभावित करने वाले कारक में जैविक कारक आ जाएगा, इसमें आवाज आती है, आवाज से पता चल जाती है ना, यानी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की आवाज धीमी होती है और पुरुषों की तुलना में उनकी आवाज की आवृत्ति लगभग दोगुनी हो जाती है। स्वर आरोह अवरोह जो होता है, यानी आरोह अवरोह बढ़ते और घटते क्रम में जो होता है, स्वर विज्ञान होता है। तो कुछ यहाँ पे भाषा के कारण भी दिए हुए हैं, सांस्कृतिक कारण साहित्य से छोड़ देते। चलिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए ठीक है, इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ठीक है ना, भाषा का दिया हुआ है, ओके ओके, नहीं, चलिए सारांश आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 14 यूनिट, जेंडर एवं मीडिया, कार्यस्थल एवं उत्पीड़न। मीडिया जेंडर में वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो मास मीडिया का वर्गीकरण तो यहाँ पे नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन हाँ, समाज पर मीडिया का क्या प्रभाव है, ठीक है, और साथ ही साथ में जेंडर में मीडिया की क्या भूमिका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, जेंडर एवं। हालांकि देखिए एक चीज समझिएगा कि मीडिया में महिलाएं, अब मीडिया में महिलाओं को वस्तु के रूप में समझना, जेंडर एवं प्रिंट मीडिया, जेंडर एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है कि जेंडर से आप क्या समझते हैं और मीडिया का उसमें क्या प्रभाव है, क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। तो मीडिया क्या है ये भी पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। आधुनिक समाज का दर्पण कहा जाता है और मीडिया हमारे जीवन और उसके परिप्रेक्ष्य को आकार देती है। कई तरह से हम मीडिया से प्रभावित होते हैं, हमारा समाज प्रभावित होता है, बहुत सारी सूचनाएं हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है, बहुत सारे निर्णय राय देने का काम भी मीडिया ही करती है, नई नई जानकारी हमारे पास लेके आती है, देश दुनिया में क्या क्या हो रहा है सभी चीजें हमें मीडिया से ही पता चलता है। और मीडिया में संदेश को सुनने उसका विश्लेषण भी किया जाता है, रेडियो टेलीविजन, अगर देखा जाए तो अब इसमें आप जोड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आती, ठीक है ना, मीडिया के अंतर्गत। चलिए तो यहाँ पर जनसंचार एजेंसियों के लिए आधुनिक अर्थ मीडिया का हो गया है, ठीक है ना, तो हाइपर मीडिया, संग्रहण मीडिया, मास मीडिया, सोशल मीडिया, मल्टीमीडिया, सभी चीजें यहाँ पर मीडिया के अंतर्गत आती। तो मीडिया एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, इसमें प्रिंट भी आता है, प्रसारण भी, आउट ऑफ होम्स और अंत्यक्रिया, सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। तो समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, बिलबोर्ड, मेल, टेलीफोन, फैक्स, सभी इंटरनेट इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाने एवं प्रभावित करने के लिए तैयार संचार के माध्यम को क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं, ठीक है ना। तो मीडिया संप्रेषण के माध्यम होते हैं जो सहायक होते हैं, तो देख लीजिएगा इसे, ओके, ये सभी दिया है, सभी मीडिया जो जो होती है, ठीक है ना, तो ये दिया हुआ है। चलिए समाज पर मीडिया क्या प्रभाव पड़ता है ये देख लीजिएगा, एज ए जेंडर के रूप में भी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। मीडिया में महिलाएं तो नहीं आएंगी, ओके, जेंडर एवं प्रिंट मीडिया, जेंडर और मीडिया जरूर 100% पूछेगा, तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, ओके। सिनेमा में जेंडर की भूमिका क्या है, मीडिया में जेंडर की भूमिका क्या है, जेंडर में मीडिया की क्या भूमिका है, दोनों क्वेश्चंस एक से बन जाते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जेंडर एवं भाषा, इसमें क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसमें हमारे लिए कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिनिधित्व, ठीक है ठीक है ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे लेफ्ट कर देते, इतना कुछ पढ़ा है उसी से बहुत कुछ आ जाएगा, अगर यहाँ से आएगा भी तो कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने इतना जो पढ़ाया है ना अभी तक, 6 ब्लॉक है, 6 में से अगर आप 1-2 यूनिट छोड़ देते हैं तो जेंडर की विशेषताएं क्या है, तो एक जेंडर की विशेषता एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया में समाज किसी लिंग या जेंडर के कारक को एक व्यक्ति के लिए निर्धारित कर देता है, और ये बिना जानते हुए कि व्यक्ति किस लिंग का है और उसका जेंडर क्या है, ठीक है ना, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए इतना काफी है, 6 ब्लॉक थे, 6 ब्लॉक को हमने फिनिश कर दिया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ग्रुप से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया है टेलीग्राम का एंड व्हाट्सएप का। असाइनमेंट जरूर देखिएगा, असाइनमेंट क्वेश्चन से बहुत हेल्प आपको मिल जाती है, ठीक है ना, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए, ठीक है ना। भारत में पुरुषत्व नारीत्व शब्दों का अर्थ बताइए, यहाँ पे असाइनमेंट दिए, 2 साल का 3 साल का असाइनमेंट, 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, असाइनमेंट से देख लीजिए, जो टॉपिक है उस टॉपिक से पूरा कवर कर लीजिए। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।